हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल विमान स्टेसी। तो यार बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन का पार्ट 2। हमने लास्ट लेक्चर में यूनिट्स एंड डायमेंशन का पार्ट 1 कवर किया था, जो कि बहुत ही अच्छा लेक्चर था। आज हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन का पार्ट 2 करेंगे। इसमें हम बचा हुआ जो चैप्टर है वो अच्छे से खत्म कर देंगे और इसके बाद हम अपना केटीजी खत्म करेंगे। उसके बाद हम एरर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। आपको काफी ज्यादा मजा आएगा ये सारे लेक्चर्स देख के। इन सारे लेक्चर्स की वैल्यू आपको पता लगेगी जब आप इन सारे लेक्चर्स को करने के बाद पीवाईक्यूज लगाओगे। ठीक है। खैर, तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जैसे कि लेक्चर्स आ रहे हैं लगातार। ठीक है, हर 2-3 दिनों में के इंटरवल्स में वैसे ही आगे भी आते रहेंगे। आप इसी तरीके से लेक्चर्स को देखते रहिए। चलिए, हम लास्ट लेक्चर में पीवाईक्यू किए थे जेईई मेंस 2023 का। ठीक है, मैं उधर से ही मामला दोबारा से शुरू करना चाहूंगा। ठीक है, सवाल था हमारे पास एक सवाल जो कि जेईई मेंस 2023 में, बेसिकली मैं पीवाईक्यूज के नाम मेंशन करना पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी चलो मैंने एक आध कर दिए। अब आगे नहीं करेंगे। ठीक है, अब आगे हम डायरेक्ट सवाल करेंगे। क्या बोला है? इफ फोर्स, जिसको हमने एफ से डिनोट किया है, वेलोसिटी, जिसको हमने वी से डिनोट किया है। ठीक है, फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम, जिसको हमने टी से डिनोट किया है, आर कंसिडर्ड CONSIDERED, कंसिडर्ड एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ये करा चुका हूं, इसीलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है। देन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी क्या होगा? देन डायमेंशन, इसका आंसर भी मुझे पता है, आपको भी मैंने लास्ट लेक्चर में करा दिया था, बी था। फिजिकल, देन डायमेंशन ऑफ, किसका डायमेंशन निकालना था? डेंसिटी विल बी। ठीक है, जैसे एक फोर्स इंटू वेलोसिटी की पावर 4 इंटू टाइम की पावर -6। ठीक है। अच्छा, फोर्स इंटू वेलोसिटी की पावर -4, टाइम की पावर -2। फोर्स इंटू वेलोसिटी की पावर -2, टाइम की पावर 6। फोर्स इंटू वेलोसिटी की पावर -2, टाइम का स्क्वायर। तो ये ऑप्शन डी, ये हो गया सी, ये हो गया बी, ये हो गया ए। तो इसका आंसर हम सब जानते हैं बी है, लेकिन कैसे है वो थोड़ा सा दोबारा से समझा देता हूँ, अगर किसी को थोड़ा सा कम समझ में आया था या किसी ने वो वाला लेक्चर ना देखा हो तो बेसिकली इस टाइप के सवालों को करने का तरीका क्या है? उसने बोला है हमसे कि फोर्स, वेलोसिटी और टाइम ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। वैसे ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन मान लो आप एक ऐसी दुनिया में चले गए जहां पे फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को उन्होंने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कह रखा है। अगर ऐसा है तो आप मुझे बताइए डेंसिटी के डायमेंशन क्या होंगे? तो मैंने कहा एक बात बता, अभी 2 मिनट के लिए सवाल को भूल जा, क्या तू डेंसिटी के नॉर्मल डायमेंशन निकाल सकता है? बोले हाँ सर। सर देखो, डेंसिटी होता है ना मास अपॉन में वॉल्यूम, ये रो से हम डेंसिटी को शो करते हैं। मास का डायमेंशन m, वॉल्यूम का डायमेंशन l का क्यूब, तो ये हो जाएगा ml-3। तो ये होता है डायमेंशन किसके? डेंसिटी के। तो इन चारों ऑप्शन में से उसने डेंसिटी के डायमेंशन पूछे थे, हाँ, जो कि ये होता है। अब इन चारों में से जो भी आपको ये डेंसिटी का डायमेंशन दे देगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्या बोला कि आपके सामने 4 ऑप्शन रखे हैं, ये इनमें से जो भी डेंसिटी के डायमेंशन देगा वो आपका आंसर होगा। तो अगर मैं बी वाले ऑप्शन को ही वेरीफाई करवा दूं, जो कि आंसर भी है, तो बी में आप बोलोगे फोर्स का डायमेंशन होता है m-l-t-2, वेलोसिटी का होता है l-t-1, और पावर कितनी है? -4, टाइम की पावर -2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखो m अपनी जगह, l अपनी जगह, t की पावर -2। अब l की पावर -4 हो जाएगा और t की पावर 4 हो जाएगा यहाँ से, है ना। -1 इंटू -4 4 हो जाएगा, और यहाँ t की पावर -2। तो ये हो जाएगा m अपनी जगह, l की पावर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा l की पावर -3, और t की पावर कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे -2 -2 -4, ये तीनों चीज कट गया तो t की पावर -4। तो m l की पावर -3, t की पावर -4 आ गया। ठीक है, यहाँ कहीं तो गलती हुई है यार। क्या? फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सलरेशन, एक्सलरेशन LT-2, वेलोसिटी होता है LT-1, टी की पावर -2 है, m अपनी जगह। ठीक है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कहीं थोड़ी सी गलती हुई है, l अपनी जगह, t की पावर -2, तो ये हो जाएगा l की पावर -4। ठीक है, अच्छा, l की पावर -4 हो गया, t की पावर 4 हो जाएगा यहाँ से,
और यहाँ से टी की पावर -2, टी की पावर -2, टी की पावर -2, टी की पावर -4, -4 से एक 4 कैंसिल हो गया तो टी की पावर तो 0 आएगा ना। हाँ, तो आपका आंसर आ जाएगा फाइनली ये। अब आपको समझ में आ रहा है कि बी ऑप्शन इसका आंसर सही है, क्योंकि बी ऑप्शन जो है, ठीक है, अब देखो फोर्स, वेलोसिटी और टाइम क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी है तो आंसर भी उन्हीं की टर्म्स में आएगा। तो ये जो ऑप्शंस हैं उन्हीं की टर्म्स में दे रखे हैं। इसमें भी बी वाले को सॉल्व करके सर जो बी वाले की जो बेसिकली वैल्यू आ रही है वो आ रही है ml की पावर -3 और डेंसिटी की वैल्यू भी ml की पावर -3 होती है। वैल्यू मतलब डायमेंशन की वैल्यू, है ना। तो ये दोनों चीजें मैच कर गई तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग। तो अब हम लोग यार इस चैप्टर में एक अलग वैरायटी की प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम लोग एक नई वैरायटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। माइक एक बार चेक कर लें, इसको सेट कर लेते हैं। जस्ट वेट यार, जस्ट वेट। अब हम लोग एक अलग वैरायटी की प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। क्या है सर, इन वैरायटी की प्रॉब्लम्स में माइक ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये देखेंगे ऐसी प्रॉब्लम्स कि हमारे सामने कोई फॉर्मूला रख दिया जाए और हमसे पूछा जाए क्या वो फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। तो इनफैक्ट आप डायमेंशंस की हेल्प से ये भी बता सकते हो कि कोई फॉर्मूला सही है या गलत है, ठीक है। इसमें भी कुछ लिमिटेशन होती है जो हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम ये देखते हैं कि अगर मुझे एक फॉर्मूला दे दिया जाए और मुझसे पूछा जाए कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है, ये बताओ, तो क्या मैं ये बता पाऊंगा। तो मैंने कहा यार एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने बोल दूं कि, ठीक है, मैं आपको एक सवाल दे दूं कि फोर्स आपको मैंने बोल दिया mv² अपॉन में r², ठीक है, ये फोर्स है। मैंने बोला चेक करो, क्या चेक करूं कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है। तो इसको करने का तरीका क्या है कि अगर आपको कभी भी कोई ऊट पटांग सा फॉर्मूला दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है ये बताओ, तो आप क्या करो, एलएचएस के डायमेंशन और आरएचएस के डायमेंशन निकाल लो। अगर दोनों सेम आ गए तो ये फॉर्मूला करेक्ट हो सकता है, होगा या नहीं होगा वो हम तब भी नहीं कह सकते। लेकिन अगर एलएचएस और आरएचएस के डायमेंशन सेम आ गए तो ये फॉर्मूला करेक्ट हो सकता है। अगर सेम नहीं आए तब तो ये कभी करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि आप ये बता सकते हो कि किसी फॉर्मूले की करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। अगर एलएचएस और आरएचएस के डायमेंशन सेम आ जाते हैं तो वो करेक्ट हो सकता है। अगर सेम नहीं आते हैं तो वो बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा, वो इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तब तो वो कभी सेम नहीं हो सकता। मतलब अगर डायमेंशन सेम आ गए तो पॉसिबिलिटी है कि हाँ भैया हम दोनों, पॉसिबिलिटी है कि ये फॉर्मूला सही हो सकता है। लेकिन अगर डायमेंशन बराबर ना आए तो पॉसिबिलिटी है कि ये फॉर्मूला बिल्कुल गलत होगा। एक बार दोबारा से समझा रहा हूँ। हमारे सामने एक सवाल है, हमें चेक करना है कि जो फॉर्मूला है कि फोर्स बराबर mv² अपॉन r², ये सही फॉर्मूला है या गलत है। तो डायमेंशंस की हेल्प से आप ये पता कर सकते हो कि कोई फॉर्मूला सही है या गलत है। ये फॉर्मूला जो हमारे सामने लिखा है ये सही है या गलत है। लेकिन इसमें भी ऐसा है, करना क्या होगा कि एलएचएस आरएचएस के डायमेंशन निकाले। इससे हमें ये पता लग सकता है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। अगर डायमेंशन दोनों साइड के सेम आ गए तो हम बोलेंगे कि ये फॉर्मूला सही हो सकता है, होगा या नहीं होगा तब भी हम कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर डायमेंशन सेम आ गए दोनों साइड के तो हम बोल सकते हैं कि ये फॉर्मूला सही हो सकता है। लेकिन अगर डायमेंशन सेम नहीं आते तो हम बोलेंगे ये फॉर्मूला कतई सेम नहीं होगा। करेंगे कैसे, एक बार समझना। जैसे हमें एक फॉर्मूला दे रखा है, बोला है बताओ ये फॉर्मूला सही है या नहीं, तो आप क्या करो, एलएचएस के डायमेंशन निकाल लो पहले, ठीक है। अगर मैं बोलूं एलएचएस, तो एलएचएस में है फोर्स, फोर्स का डायमेंशन होता है मास इंटू एक्सलरेशन से मास इंटू LT-2, mLT-2 ये हो गया फोर्स का डायमेंशन। अगर मैं आरएचएस की बात करूं तो आरएचएस में क्या है, mv² अपॉन में r², mv² अपॉन में r²। तो मास का डायमेंशन m हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा LT-1 और इस पूरे का स्क्वायर अपॉन r क्या है L²। तो इसको सॉल्व करना है, ये आ जाएगा mL² अपॉन में, यहाँ नीचे भी L² है और ये t की पावर -2, ये दोनों गया तो ये आ गया mt की पावर -2, ठीक है। ये आ गया mt की पावर -2। ये कितना है, mlt की पावर -2, ये है mt की पावर -2। इसका मतलब कि जो डायमेंशन है किसके, ऑफ LHS इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। अब क्योंकि LHS के और RHS के डायमेंशन सेम नहीं है तो हम बोलेंगे सो दिस फॉर्मूला इज इनकरेक्ट, सो दिस फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। मतलब अगर LHS और RHS के डायमेंशन सेम नहीं आते तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये फॉर्मूला इनकरेक्ट है। अगर LHS और RHS के डायमेंशन सेम आ जाते हैं तो हम ये बोल देंगे कि फॉर्मूला करेक्ट है। तो इस तरीके से इस टाइप के सवालों को करते हैं, नोट कर लीजिए। जैसे हमारे पास एक और सवाल मैं यहाँ दे देता हूँ, ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो कि आप बेसिकली ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ोगे, जो कि होता है gm अपॉन में r² का अंडर रूट, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, gm अपॉन r² का अंडर रूट।
तो ये कैपिटल आर लिख देते हैं इसको, ठीक है, ये सेंटर ऑफ अर्थ है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए, मतलब ये रेडियस ऑफ अर्थ है, आप मुझे ये बताइए कि क्या ये जो फॉर्मूला है, ये करेक्ट फॉर्मूला है या नहीं। तो आप क्या बोलोगे, एक काम करते हैं, हम लोग एलएचएस के डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। तो एलएचएस में तो सर ऑर्बिटल वेलोसिटी है ना, एलएचएस में तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। मैंने कहा अगर मैं आरएचएस के डायमेंशन के बारे में बात करूं, तो आरएचएस में जी एम अपॉन आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो सर जी का, जी क्या है, अच्छा मैं लिख लेता हूँ, जी एम अपॉन आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो अगर मैं बात करूं जी, तो जी क्या होता है, तो हमें पता है सर फोर्स होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो आपने पढ़ा होगा नाइन्थ क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर में। तो अगर जी के डायमेंशन निकालने हैं, तो जी के डायमेंशन हो जाएंगे फोर्स, फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, एम एल टी माइनस टू, और ये आर स्क्वायर इधर भेज दो यानी कि एल स्क्वायर आ गया, बटे m1 m2 यानी कि एम स्क्वायर। एक से एक कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे सामने कितना, ये आ जाएगा हमारे पास m की पावर माइनस वन एल का क्यूब टी की पावर माइनस टू। तो इसकी जगह हमने लिख लिया m की पावर माइनस वन एल का क्यूब टी की पावर माइनस टू इंटू, इस m का डायमेंशन m हो गया, बटे आर स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर, और मैंने कर दिया इसका अंडर रूट। तो जैसे ही मैंने ये चीज कर दी, तो मैं बोलूंगा इससे ये कैंसिल हो गया, और ये बन जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बेसिकली कितना, टी की पावर माइनस टू यानी कि वन अपॉन टी का अंडर रूट। तो आर एच एस के डायमेंशन है वन अपॉन अंडर रूट टी, एल एच एस के डायमेंशन है एल टी माइनस वन। तो हम बोलेंगे एल एच एस आर एच एस के डायमेंशन सेम नहीं है। तो अगर दोनों साइड के डायमेंशन सेम नहीं है, तो ये फॉर्मूला जो लिखा है ये एक गलत फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला सही नहीं हो सकता, ये फॉर्मूला गलत है, नोट कर लीजिए इसको भी। अच्छा यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, बेसिकली यहाँ एक एल बच गया था ना, तो ये हो जाएगा एल अपॉन में टी स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। फिर भी तो आंसर सही है कि ये दोनों चीजें सेम नहीं है, तो ये बेसिकली गलत है। अच्छा ये हो गया, तो एक और सवाल करते हैं, ठीक है, इसी के बगल में लिख लेते हैं। एक और मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ, ठीक है, एक और फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, मैंने बोला ये फॉर्मूला सही है क्या, हाँ सर सही होना चाहिए, लेकिन इस बार मैंने क्या किया, हाफ की जगह वन बाई थ्री कर दिया। तो अभी भी ये फॉर्मूला सही होना चाहिए, मतलब सॉरी अब तो ये फॉर्मूला गलत होना चाहिए। मैंने कहा देखते हैं, अगर एलएचएस और आरएचएस के डायमेंशन सेम आए तो ये फॉर्मूला करेक्ट होगा, लेकिन मैंने ये नहीं बोला था 100% करेक्ट होगा। मैंने कहा कि अगर एलएचएस और आरएचएस के डायमेंशन सेम आते हैं तो फॉर्मूला करेक्ट हो सकता है, ठीक है। होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन पॉसिबिलिटी है अगर एलएचएस आरएचएस के डायमेंशन सेम है कि फॉर्मूला करेक्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इस चीज की, ठीक है। देखते हैं, जैसे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, तो अगर मैं एलएचएस के डायमेंशन की बात करूं, तो एलएचएस का डायमेंशन क्या होगा सर, काइनेटिक एनर्जी है, और एनर्जी का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये सिखा चुके हो आप, मैंने कहा हाँ। अगर आरएचएस के बारे में बात करनी चाहिए, तो सर आरएचएस में क्या है सर, हाँ वन बाई थ्री एम वी स्क्वायर। अब वन बाई थ्री तो क्या है, कांस्टेंट है, उसके तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो एम का डायमेंशन हो जाएगा एम, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन, और इस पूरे का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। सर देखो कमाल की बात है, एलएचएस और आरएचएस दोनों के डायमेंशन सेम हो गए, आरएचएस एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एलएचएस एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। इसका मतलब सर ये फॉर्मूला करेक्ट होना चाहिए। मैंने कहा हाँ, लेकिन आप बोल रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी वन बाई टू एम वी स्क्वायर होता है, यहाँ तो वन बाई थ्री है, इसका मतलब तो ये फॉर्मूला इनकरेक्ट है। अबे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो हम सभी बचपन से जानते हैं कि ये फॉर्मूला इनकरेक्ट है, ये सही फॉर्मूला नहीं है। लेकिन सर जो तरीका आपने सिखाया उसके हिसाब से तो एलएचएस और आरएचएस के डायमेंशन सेम आ गए, तो ये फॉर्मूला करेक्ट होना चाहिए। मैंने कहा वही तो आप गलती करते हो, चीजों को अधूरा सुनते हो। अब सुनना, अब हम पूरा कंसेप्ट सीखते हैं। अगर बेटा कभी भी एलएचएस और आरएचएस के डायमेंशन सेम आ गए तो फॉर्मूला करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर एलएचएस और आरएचएस के डायमेंशन सेम नहीं आए तो इसका मतलब फॉर्मूला कतई सही नहीं है, वो तो गलत फॉर्मूला है, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे, क्योंकि एलएचएस और आरएचएस के डायमेंशन सेम आ गए तो आप बोलोगे ये फॉर्मूला करेक्ट है, लेकिन रियल में नहीं, डायमेंशनली करेक्ट है, इसके डायमेंशन सेम आ गए हैं ना, तो हम लिखेंगे दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। मुझे पहले पूरा लिखने दो।
ठीक है, हम क्या बोलेंगे, ये जो फॉर्मूला है ये डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन प्रैक्टिकली इनकरेक्ट है। क्या बोलेंगे, प्रैक्टिकली इनकरेक्ट। ठीक है, ये कहानी है कि मतलब कि एलएचएस और आरएचएस के डायमेंशन सेम आ गए तो फॉर्मूला सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये तो गलत है। यहाँ डायमेंशन दोनों साइड के सेम आ गए तो आपने क्या बोला, ये फॉर्मूला जो है ये डायमेंशनली करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं है। तो आप यहाँ पूरे अच्छे से समझो कि अगर एलएचएस आरएचएस के डायमेंशन बेटा कभी भी सेम आते हैं तो फॉर्मूला सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब वो मुझे समझ में आ गया ये फॉर्मूला तो गलत है, तो मैंने साफ साफ बोल दिया कि सर ये फॉर्मूला ना भले डायमेंशन दोनों साइड के सेम है तो आप ऐसा बोल लो कि डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन रियल में सर ये फॉर्मूला थोड़ी ना सही होगा। क्यों? क्योंकि सर हमने बचपन से पढ़ा है यहाँ 1/3 की जगह 1/2 आता है। नोट कर लीजिए इस चीज को, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, F बराबर 6πr नीटा वी, लेकिन मैं 6 को रिप्लेस कर दे रहा हूं 8 से। तो एक्चुअली जब 6 होता है तब ये फॉर्मूला सही होता है, लेकिन 8 लिखने से कांस्टेंट की वैल्यू आप बदल रहे हो तो ये फॉर्मूला गलत है। लेकिन क्योंकि आपको पता है हमने यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू बदली है, तो कांस्टेंट तो डायमेंशन लेस होता है, तो एलएचएस आरएचएस के डायमेंशन सेम ही आने चाहिए। अगर ये फॉर्मूला सही होता तो डायमेंशनली सही होता। तो चेक करते हैं। तो सर अगर मैं एलएचएस की बात करूं तो एलएचएस में फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2। ठीक है, अच्छा अगर मैं आरएचएस के बारे में बात करूं तो आरएचएस के डायमेंशन क्या हो जाएंगे सर? सर 8 पाई ये कांस्टेंट है, आर का हो जाएगा एल, वेलोसिटी हो जाएगा LT-1, और ये जो एन है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो ये चीज उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, एक बार दोबारा समझ लीजिए। काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv², लेकिन मैंने यहाँ 1/3 कर लिया। फिर मैंने आपसे बोला बताओ ये फॉर्मूला सही है या गलत है, देखते ही आप बोल दोगे गलत है, लेकिन अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? अगर मैं काइनेटिक एनर्जी एलएचएस के डायमेंशन लिखूं तो वो आ गया ML²T-2। फिर मैंने आरएचएस के डायमेंशन लिखा 1/3 कांस्टेंट है तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, लेकिन MV² का डायमेंशन भी उतना ही आ गया। आपने बोला एलएचएस आरएचएस के डायमेंशन सेम आ गए, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये फॉर्मूला सही हो, लेकिन हमें सबको बचपन से ये फॉर्मूला पता है कि 1/3 की जगह 1/2 होता है, तो हमने डायरेक्ट बोल दिया कि ये फॉर्मूला गलत है। ठीक है, हाँ क्योंकि एलएचएस और आरएचएस के डायमेंशन सेम है तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, वैसे इनकरेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अच्छा इसी तरीके से एक और होता है कि जैसे फोर्स होता है 6πr नीटा वी। ठीक है, 6πr नीटा वी, तो ये फॉर्मूला करेक्ट है, लेकिन अगर मैं फोर्स बराबर 6 की जगह 8 पुट कर दूं 8πr नीटा वी, तो अब क्या है, ये जो फॉर्मूला है ये डायमेंशनली तो करेक्ट होगा, है ना? अगर मैं बात करूं कि अब ये फॉर्मूला डायमेंशनली तो करेक्ट होगा, मैंने कहा हाँ, लेकिन वैसे प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली ये फॉर्मूला इनकरेक्ट है। ठीक है, नोट करिए इस चीज को भी। और मैं चाहता हूं कि आप आरएचएस एलएचएस के डायमेंशन निकाल के चेक करो कि ये डायमेंशनली करेक्ट आ रहा है कि नहीं। 8 पाई कांस्टेंट है, यहाँ एन के डायमेंशन निकलेंगे तो इसको आप देखना क्या होगा। तो अब हमारे सामने एक अलग वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम है, तो अब एक बार इसको रीड करते हैं। क्या बोला है? टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। ठीक है, जो स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग का टाइम पीरियड मतलब क्या होता है? एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जो उसको टाइम लग रहा है, वो टाइम पीरियड जो टी है वो डिपेंड कर रहा है। अब समझना, यहाँ एक टर्म यूज हुई है डिपेंड करना। अगर मैंने बोल दिया कि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे पे डिपेंड कर रही है, तो डिपेंड करने का मतलब वो उसके प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ डिपेंड मतलब होता है बेसिकली प्रोपोर्शनल। तो स्प्रिंग मास सिस्टम किसके प्रोपोर्शनल है? मास ऑफ ब्लॉक के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मास के प्रोपोर्शनल है। स्प्रिंग कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, के प्रोपोर्शनल है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के प्रोपोर्शनल है। तो पहले आप इस तरीके से लिख लो कि जो टाइम पीरियड है स्प्रिंग का वो प्रोपोर्शनल है मास का के मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट के, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। तो इस तरीके से पहले आप इसको लिखा करो। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब एक चीज समझना, ये प्रोपोर्शनल है लेकिन मास की पावर क्या है नहीं पता सर, अल्फा मान लेते हैं। के की पावर क्या है नहीं पता सर, बीटा मान लेते हैं। जी की पावर क्या है नहीं पता सर, गामा मान लेते हैं। आप अल्फा बीटा गामा मानो या ए बी सी मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर समझ नहीं आया, मैंने कहा ऐसी बात है क्या? तो दोबारा समझो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सर उसने बोला टाइम पीरियड जो स्प्रिंग मास सिस्टम का है ना, मैंने कहा हाँ, टाइम पीरियड वो डिपेंड कर रहा है। डिपेंड मतलब होता है बेटा प्रोपोर्शनल होना, तो वो प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है? मास के प्रोपोर्शनल है।
ठीक है, स्प्रिंग के प्रोपोर्शनल है स्प्रिंग कांस्टेंट के और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है मास पे, स्प्रिंग कांस्टेंट के और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, लेकिन किस पावर पे डिपेंड कर रहा है वो नहीं पता। तो मान लेते हैं मास की पावर ए पे डिपेंड कर रहा है, के की पावर बी पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर सी। सर हमेशा हर टाइप के सवालों में ऐसे ही करना है? मैंने कहा इस टाइप में जो भी सवाल आते हैं सबको इसी मेथड से करना होता है। अब आप क्या बोलोगे? सर टाइम पीरियड अपनी जगह, अल्फा मतलब ये हमारे पास प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, और कांस्टेंट हमें पता है यहाँ पे भी एक के है, तो ये वाला जो के है ये डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो इस पे हम इसे के डैश बोल देते हैं, क्योंकि इस के तो डायमेंशन निकलेंगे, लेकिन ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होनी चाहिए। जब भी प्रोपोर्शनल हटाते हो, ठीक है, और आप एक कांस्टेंट डालते हो, तो वो कांस्टेंट मस्ट है कि डायमेंशन लेस ही होना चाहिए, तभी ये सवाल सॉल्व हो पाएगा, वरना सॉल्व ही नहीं होगा। तो ये के कैसा होना चाहिए मेरे भाई? ये होना चाहिए डिमलेस, DIMLESS, शॉर्ट फॉर्म है डायमेंशन लेस की। तो ये के डैश, बाकी चीजें ऐसे m की पावर a, k की पावर b, c और g की पावर c, ये हो गया। अब क्या करो, LHS के डायमेंशन लिखो और उसको RHS के डायमेंशन के बराबर इक्वेट कर दो। तो अगर मैं बात करूं LHS का डायमेंशन क्या हो जाएगा सर? m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। अगर मैं बात करूं मेरे भाई RHS के डायमेंशन बताओ, नहीं सर आप बक्सा बना दो, मैंने कहा वो आपकी मर्जी, आप बनाओ या ना बनाओ। अगर मैं बात करूं मेरे भाई RHS के डायमेंशन बताओ, तो आप बोलोगे सर RHS में ये है, हाँ, तो ये कांस्टेंट है। अब आपने बोला कि जब प्रोपोर्शनल हटा के हम एक कांस्टेंट के डालते हैं, तो वो कांस्टेंट होता है डायमेंशन लेस। तो ये तो डायमेंशन लेस है भाई साहब, इनको तो आप छोड़ दो। m की डायमेंशन क्या हो जाएंगे? मास की डायमेंशन, सर मास की डायमेंशन m हो जाएगा, और पावर क्या है? a। ठीक है, के क्या है? देखो स्प्रिंग फोर्स होता है ना माइनस का के इंटू एक्स। अब मैंने आपको कल सिखाया था कि जब भी हम डायमेंशन निकालते हैं तो माइनस प्लस पे ध्यान नहीं देते हैं, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ खेलते हैं, तो माइनस हटा दो। तो फोर्स होता है के इंटू एक्स। तो अगर मैं के डायमेंशन बोलूं तो वो हो जाएगा फोर्स अपॉन में एक्स। तो फोर्स के डायमेंशन होते हैं MLT-2, और एक्स हो गया एल, एल से एल गया तो MT-2 हो गया बेसिकली। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? RHS में मास का डायमेंशन ये हो गया, के का डायमेंशन MT-2 और पूरे की पावर क्या है? के की b। ठीक है, ये चीज दिख रही होगी आपको उम्मीद है। और g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन ही, और एक्सेलरेशन के डायमेंशन होते हैं MLT-2। सॉरी, एक्सेलरेशन के डायमेंशन होते हैं LT-2। तो यहाँ पे लिख दो LT-2, और इस पूरे की पावर कितनी है मेरे भाई? इस पूरे की पावर है c। इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा m की पावर, देखो यहाँ से a और यहाँ से b, तो a प्लस b। ठीक है, अगर मैं बात करूं l क्या है, तो l की पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ से c आ रही है, तो l की पावर c। t की पावर कितनी हो जाएगी? -2 इंटू बी, -2b और -2c, है ना। बेसिकली ये चीज तो आपको पता ही होगी, ये चीज मैंने कैसे की है। m की पावर a और यहाँ m की पावर b, तो m की पावर a प्लस b, यहाँ t की पावर -2b, यहाँ पे t की पावर -2c, तो -2b -2c, और l की पावर c, तो l की पावर c। तो ये MLT की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको करना क्या होगा? LHS के डायमेंशन निकाल दिए, RHS के डायमेंशन निकाल दिए, दोनों को इक्वेट कर दो। मतलब समझना, LHS के डायमेंशन क्या थे? LHS के डायमेंशन क्या थे? LHS के डायमेंशन थे M0 L0 T बराबर RHS के डायमेंशन। LHS और RHS के डायमेंशन आपको बराबर करने हैं, तो ये हो जाएगा m की पावर a प्लस b, l की पावर c, t की पावर -2b -2c। कर दिया इतना? हाँ सर। अब देखो a प्लस बी 0 आ गया, यहां से अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। a प्लस बी 0 आ गया, ठीक है। c की वैल्यू 0 आ गई, -2b -2c, -2b ये कितना आ गया? ये 1 आ गया, क्योंकि t की पावर 1 है ना। हाँ, अब आपको सिंप्लीफाई करके a b और c की वैल्यू निकालनी है और अपना फॉर्मूला निकाल लेना है। तो देखो फॉर्मूला क्या था? t बराबर k की पावर t बराबर कांस्टेंट इंटू m की पावर a, k की पावर b, g की पावर c। तो a b c निकालते हैं। तो देख c की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो अगर मैं यहां पुट करूं तो ये हो जाएगा -2b बराबर में 1। क्यों? क्योंकि ये चीज अगर यहाँ 0 पुट करोगे तो ये पूरी चीज 0 बन जाएगी। तो -2b 1 के बराबर आ गया, तो b आ जाएगा -1/2। तो c की वैल्यू पता लग गई 0, b की वैल्यू पता लग गई -1/2, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +1/2। हो गया सवाल। a भी पता लग गया, है ना। गौर से समझना, एक बार गौर से समझना।
a प्लस बी जीरो था, c की वैल्यू पता लग गई, a की वैल्यू पता लग गई, b की वैल्यू पता लग गई। एक बार यहाँ से मैं दोबारा बता रहा हूँ, LHS RHS के डायमेंशन हमें बराबर करने होते हैं, तो यहाँ पे m की पावर जीरो, m की पावर a प्लस बी, तो a प्लस बी जीरो के बराबर कर दिया, ठीक है। और यहाँ c की वैल्यू जीरो आ गई, l से l कंपेयर करो, l की पावर c, l की पावर जीरो, तो c बराबर जीरो। यहाँ पे -2b -2c बराबर 1, तो -2b -2c बराबर 1 था, c की वैल्यू जीरो थी, तो यहाँ c की वैल्यू जीरो पुट किया, तो -2b बराबर 1, यानी कि b की वैल्यू -1/2 आ गई। तो अगर b की वैल्यू -1/2 है, तो यहाँ b की जगह -1/2 पुट करोगे, उधर भेजोगे तो ये प्लस का, उधर भेजोगे तो ये प्लस का 1/2 आ जाएगा। तो a की वैल्यू प्लस का 1/2, b की वैल्यू माइनस का 1/2, c की वैल्यू जीरो। जैसे ये चीज समझ में आई, तो अब हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, टाइम का फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बराबर k डैश, ये कोई कांस्टेंट है, m की पावर a, ये m क्या है, मास, मास की पावर a मतलब 1/2, ठीक है। k की पावर, k मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट, k की पावर b थी, b की वैल्यू है -1/2, ठीक है। और g की वैल्यू क्या है, m k g, g की पावर c है, तो c की वैल्यू है जीरो, मतलब कि बस किसी की पास जीरो मतलब वो है ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास टाइम पीरियड का ये, एक कांस्टेंट m की पावर हाफ, k की पावर माइनस हाफ। तो आप इस तरीके से फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, जैसा कि मैं आपके सामने डिराइव कर चुका हूं। तो ऐसे किया जाता है अगर हमें कभी भी किसी फॉर्मूले को डिराइव करना हो, ठीक है। तो फॉर्मूले को डिराइव करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं। अब इसमें कुछ यहाँ पे लिमिटेशंस आ जाती हैं। जैसे पहली लिमिटेशन है कि आप ये कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से, है ना। ये k डैश हमने माना, लेकिन k डैश की वैल्यू कितनी है हम नहीं बता सकते। दूसरी चीज कि जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पे तीन चीजों पे डिपेंड था, मास पे, स्प्रिंग कांस्टेंट पे, एक्सेलरेशन पे। क्या हो अगर चार चीजों पे डिपेंड हो, तब ये सवाल सॉल्व नहीं होगा, तब इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे, ठीक है, इसके अनगिनत सॉल्यूशंस आएंगे। तो इसका मतलब कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे यहाँ टाइम पीरियड था, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम तीन चीजों पे डिपेंड करनी चाहिए, तीन से ज्यादा पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे कुछ छोटी छोटी लिमिटेशंस होती हैं। तो अब हम एक काम करते हैं, उन लिमिटेशंस के ही बारे में चर्चा करते हैं। एक बार मैं ये सवाल दोबारा से शॉर्ट में समझा देता हूँ। टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा था मास की पावर में, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा था मास पे, स्प्रिंग कांस्टेंट पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, लेकिन कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा था वो नहीं पता। तो हमने बोल दिया मास की पावर ए, के की पावर बी, जी की पावर सी पे डिपेंड कर रहा है। प्रोपोर्शनैलिटी जैसे ही हटाया तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया के डैश। अब इन सवालों को करने में हमें एक चीज है जो दिमाग में रखनी है कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कांस्टेंट रखेंगे तो वो हमेशा डायमेंशन लेस ही मान के रखेंगे। तो मतलब ये कांस्टेंट डायमेंशन लेस है, ठीक है। अब टाइम के अगर LHS के डायमेंशन लिखूं तो वो ये आ गया n0 L0 T1। RHS के डायमेंशन लिखो तो k डैश का कोई डायमेंशन नहीं है, m की पावर a के m की पावर a हो गया। k का डायमेंशन होता है mt-2, तो इस पूरे की पावर b, क्योंकि k की पावर b थी। g का डायमेंशन क्या होता है LT-2, और g की पावर c थी, तो इस पूरे चीज की वैल्यू c। सॉल्व किया तो ये RHS के डायमेंशन आ गए। अब हमें क्या करना था, LHS और RHS के डायमेंशन को इक्वेट कर देना था। तो ये LHS RHS दोनों के डायमेंशन बराबर कर दिए, तो यहाँ से m की पावर a प्लस बी, m की पावर जीरो, तो a प्लस बी जीरो आ गया। l की पावर c, l की पावर जीरो, तो c जीरो आ गया। t की पावर -2b -2c, t की पावर 1, तो -2b -2c 1 आ गया। सॉल्व कर लिया, a b और c आ गया। जैसे ही a b c आ गया तो टाइम पीरियड बराबर k, ये कांस्टेंट है, और m की पावर a, k की पावर b, g की पावर c यहां पुट कर दिया, तो हमें फॉर्मूला डिराइव हो गया। हाँ, उम्मीद है समझ आ गया होगा, नोट कर लीजिए यार। तो अब बात करते हैं एक एक करके लिमिटेशंस की। सबसे पहली लिमिटेशन क्या है इन सवालों में डायमेंशन एनालिसिस की, कि जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, वो दो या तीन चीजों पे डिपेंड करनी चाहिए, उससे ज्यादा पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। क्या कि डिपेंडेंसी जो है वो दो या तीन फिजिकल क्वांटिटी की ही होनी चाहिए। जैसे टाइम पीरियड एक फिजिकल क्वांटिटी है जो तीन फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, स्प्रिंग कांस्टेंट पे, एक्सेलरेशन पे। अगर ये चार पे डिपेंड करता तब सवाल सॉल्व ना होता। जैसे मैं आपको बताता हूं, मान लो कि वो ये भी बोल देता, ठीक है, मैं ये चीज थोड़ा मिटा रहा हूं, ठीक है, कि जो टाइम पीरियड है, मैंने कहा हाँ सर, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है मास पे, स्प्रिंग कांस्टेंट पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, एंड कैपिटल जी पे, ठीक है, इस पे भी। तब बताओ क्या कहानी होती। तो आप ये बोलते कि सर टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है मास पे, मास की पावर ए मान लेते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट की पावर बी, छोटे जी की पावर सी, कैपिटल जी की पावर डी। अब ये सवाल बड़ा प्रॉब्लम दे देता। कैसे सर, ये हो गया एम, देखो टी बराबर के डैश, एम को एम ही रहने देते हैं, के की पावर हमने बोल दी, के डायमेंशन क्या थे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं देख के अब, बिकॉज ये सारी चीजें मैं
करा चुका हूं। k की पावर है mt माइनस टू, इस पूरे की पावर b। छोटे g की वैल्यू क्या है lt माइनस टू, इसकी पावर c। तो देखो टाइम बराबर k m के की डायमेंशन ये रहे, g के डायमेंशन ये रहे, और कैपिटल G के डायमेंशन और उस पूरे की पावर d। कैपिटल G का डायमेंशन कितना होता है, फोर्स बराबर G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो फोर्स के डायमेंशन होते हैं सर m l t माइनस टू इंटू एल स्क्वायर बटे m स्क्वायर। तो एक से एक कैंसिल, तो m की पावर माइनस वन, ठीक है, l की पावर थ्री, t का स्क्वायर। तो ये आ जाते हैं कैपिटल G के डायमेंशन, अगर मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। तो फोर्स हो गया एम एल टी माइनस टू, एम वन एम टू एम स्क्वायर, ये हो गया एल स्क्वायर, तो ये हो गया एल क्यूब, ये हो गया एम की पावर में, हाँ ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने बोला कि सर इस बार सवाल में चेंज ये है कि जो ये फिजिकल क्वांटिटी है टाइम पीरियड, वो तीन चीजों पे डिपेंड नहीं कर रही, वो चार चीजों पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। एम पे, के पे, छोटे जी पे, बड़े जी पे। तो एम के डायमेंशन एम रहा, के डायमेंशन ये रहा, छोटे जी के डायमेंशन ये रहा, बड़ा जी का डायमेंशन ये रहा, और इसकी इन सब की पावर्स एज इट इज है। तो अब आप ये बोलोगे सर देखो एलएचएस के डायमेंशन क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो, टी की पावर वन, सॉरी। आरएचएस के डायमेंशन निकालते हैं तो इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसको छोड़ दो, तो हो गया एम की पावर ए, और यहां से हो जाएगा एम की पावर ए प्लस का बी, और यहां से हो जाएगा माइनस का टी। एल की पावर कितना हो जाएगा सर, एल की पावर सी हो जाएगा, ठीक है, और यहां से हो जाएगा प्लस का थ्री डी। एम एल और टी की पावर कितना हो जाएगा सर, माइनस टू बी। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, टी की पावर यहां से माइनस टू बी आ गया, हाँ, और यहां से माइनस टू सी आ गया, और यहां से टू डी आ गया प्लस का। तो यहां से अब आप फंस गए, कैसे समझना सर, ए प्लस बी माइनस डी, ये आ गया जीरो, एम की पावर ये थी, एम की पावर जीरो थी, तो ये चीज जीरो के बराबर। एल की पावर है सी प्लस थ्री डी बराबर यहां पे जीरो, ठीक है, हाँ दिख रहा है आपको। ये हो गया माइनस टू बी माइनस टू सी प्लस टू डी बराबर, ये कितना आ रहा है, कुछ गलत हो गया क्या, नहीं, ये आ गया वन। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहां पे मेरे भाई तीन इक्वेशन है, एक दो तीन, लेकिन अननोन चार है। कैसे, आपको ए भी नहीं पता, आपको बी भी नहीं पता, आपको सी भी नहीं पता, आपको डी भी नहीं पता। तो अगर चार अननोन है तो इक्वेशन भी चार होनी चाहिए, है ना। आपके पास अगर चार अननोन है तो इक्वेशन भी चार होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन तीन है, ठीक है, एक दो तीन। आपको पास तीन इक्वेशन है तो आप तीन अननोन निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे चार अननोन है, तब आप निकाल ही नहीं पाओगे चारों की वैल्यूज। तो आप क्या बोलोगे, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्यों बेटा, क्योंकि सर बहुत सारे पेयर्स होंगे ना जो इन सबको सेटिस्फाई कर लेंगे। हाँ हाँ, हमें उन सब चक्करों में पड़ना नहीं है, बस हमें इतना याद रखना है कि जितनी इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, उतने सोल्यूशन निकलते हैं। यहाँ पे सर तीन इक्वेशन है, तो यहाँ से आंसर भी, सोल्यूशन भी तीन आने चाहिए, लेकिन तीन आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे चीजें तो चार पूछी हैं, तो सॉल्व भी नहीं होगा, है ना। एक बात समझना, किसी इक्वेशन में जितने अननोन्स होते हैं उतनी ही इक्वेशन भी चाहिए होती हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए, उनकी वैल्यूज निकालने के लिए, ठीक है। क्या बोला मैंने, अननोन जितने होते हैं उतनी ही इक्वेशन चाहिए होती है किसी भी वैल्यू की, वैल्यू किसी भी चीज की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पे अननोन चार है, ए भी नहीं पता, बी भी नहीं पता, सी भी नहीं पता, डी भी नहीं पता। तो अगर चार अननोन है तो इक्वेशन भी चार बनाओ, तब जाके आप ए बी सी डी की वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन यहां पर इक्वेशन एक दो और तीन, तीन बन रही हैं, तब आप ए बी सी डी की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हो, और अगर आप वैल्यू नहीं निकाल सकते तो ये सवाल सॉल्व भी नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने बोला कि जो टाइम पीरियड है वो तीन फिजिकल क्वांटिटी तक डिपेंड कर सकता है, लेकिन तीन से ज्यादा पे डिपेंड नहीं कर सकता। तो इसकी पहली लिमिटेशन है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो डिपेंड करना चाहिए का कितने पे, कम से कम नहीं तो तीन, तीन पे डिपेंड करना चाहिए, तीन फिजिकल क्वांटिटी पे। एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि डिपेंड करनी चाहिए मैक्सिमम तीन फिजिकल क्वांटिटी पे, ठीक है, उससे ज्यादा पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए, वरना इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाते हैं, जैसा कि इस सवाल में आपको समझ में आया होगा। यार ये मत बोलना कि सर आपने ये चीज डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर दी। देखो m की पावर a थी, और यहाँ पे m की पावर b थी, ठीक है, और यहाँ पे m की पावर माइनस d थी, तो ये हो गया m की पावर a, यहां से m की पावर b, और यहां से m की पावर माइनस t। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, a की पावर m, a की पावर n, अगर कभी लिखा हो
बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, तो पावर ऐड हो जाती है। तो ऐसा यहाँ पे भी है, तीनों का बेस सेम है तो बेस को एज इट इज रखो, पावर ऐड कर दो, a प्लस बी माइनस टी। इसीलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अगर बेस सेम होते हैं तो हम पावर्स को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही था कि देखो तीनों का बेस m m m था तो हमने पावर्स को जोड़ दिया। इसको नोट करिए। अब हम लिमिटेशन साफ साफ लिखेंगे। तो अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस की। हेडिंग डाल देना लिमिटेशंस इन डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा, आप उन पॉइंट्स को अपने शब्दों में नोट करिए। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, मैं बोलता हूं आप लिखते जाओ। ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस के इन सवालों में हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता सकते। लिखो, डायमेंशन एनालिसिस के इन सवालों में हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता सकते। जो अभी हमने बोला ना, जैसे टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है मास की पावर एक्स पे, लेंथ की पावर वाई पे, है ना। तो प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट आता था, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू आप नहीं बता सकते कि वो कितना होगा, और वो अभी हमने देख भी लिया था कि ये वैल्यू हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो पहले लिखो, इन सवालों में कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग बेसिकली क्या है बच्चों, नहीं बता सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस ऑलरेडी हर एक चीज प्रिपेयर करके आया हूँ, तो आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करो, जिससे कि कोई भी एक पॉइंट मिस ना हो। अगली चीज क्या है, अगली चीज ये है, इस फॉर्मूला हम फॉर्मूला तभी डिराइव करेंगे जब एक फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंसी दो या मैक्सिमम तीन चीजों पे हो। क्या हम बेसिकली क्या कर रहे थे, इन सवालों में फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे, तो हम इससे फॉर्मूला तभी डिराइव कर सकते हैं, हम इन सवालों से फॉर्मूला तभी डिराइव कर सकते हैं। लिखो लिखो लिखो, हम इन सवालों से फॉर्मूला तभी डिराइव कर सकते हैं जब 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 एक फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंसी मैक्सिमम तीन फिजिकल क्वांटिटी पर हो, दो या तीन फिजिकल क्वांटिटी पर हो। ठीक है, हम एक और बार मैं बोल रहा हूं, हम बेसिकली फॉर्मूला तभी डिराइव कर सकते हैं इन सवालों में जब एक फिजिकल क्वांटिटी जो है वो मैक्सिमम दो या तीन चीजों पे डिपेंड करे, मैक्सिमम दो या तीन चीजों पे डिपेंड करे। ऑल्सो एक और चीज मुझे बतानी थी, जो डिपेंडेंसी होती है वो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, ये तीसरा वाला पॉइंट क्या है कि जो डिपेंडेंसी है वो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में होनी चाहिए, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में। सर इसका क्या मतलब है, जरा ये थोड़ा सा एलोबरेट करो। मैंने कहा यार डिपेंडेंसी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होनी चाहिए, जैसे कि मैं बोल रहा था कि जो टाइम पीरियड है स्प्रिंग का वो डिपेंड कर रहा है मास की पावर में। ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर में, स्प्रिंग कांस्टेंट की पावर में, मान लो अल्फा बीटा गामा, है ना। मास की पावर अल्फा पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर बीटा पे, स्प्रिंग कांस्टेंट की पावर गामा में। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो टाइम पीरियड है वो तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक मास, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई में है। अच्छा, तो मतलब ये चीज है कि इन सवालों में आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, जो अभी मैंने सवाल कराया इसमें आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, है ना। लेकिन फॉर्मूला आप तभी डिराइव कर सकते हो जब ये डिपेंड करे इन सभी चीजों पे और ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में होनी चाहिए। तो ये वाला पॉइंट आप लिखो, डिपेंडेंसी किस फॉर्म में होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे हमने बोला था कि सवाल में टाइम पीरियड जो है स्प्रिंग मास सिस्टम का वो डिपेंड कर रहा है मास ऑफ ब्लॉक पे, स्प्रिंग कांस्टेंट पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। ये चीज अभी मैं सवाल करा चुका हूं, ये तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे और स्प्रिंग कांस्टेंट पे। तो ये जो डिपेंडेंस होना चाहिए ना, स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होनी चाहिए भाई। ठीक है, अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन में होनी चाहिए, पहले क्लियर कर रहा हूं। मतलब ये ऐसे भी डिपेंड कर सकता था कि टाइम डिपेंड कर रहा है मास की पावर अल्फा प्लस जी की पावर बीटा माइनस के की पावर गामा, है ना, या फिर यहां माइनस हो जाता, यहां प्लस हो जाता। मतलब ये इस तरीके से भी डिपेंड कर सकता था, लेकिन ऐसे डिपेंड को हम नहीं सॉल्व करते हैं। हम इसमें वो सिलेक्टेड सवाल लेते हैं जिसमें डिपेंडेंसी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो। ठीक है, हम ऐसे सिलेक्टेड सवाल लेते हैं जिसमें डिपेंडेंसी किसमें हो, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो। तो मल्टीप्लिकेशन में डिपेंडेंसी होनी बहुत जरूरी है, इस बात को मैं 10-10 बार जोर मार रहा हूं कि मल्टीप्लिकेशन में होनी चाहिए, तो ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि एक एग्जांपल लिख लेना। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखना, s बराबर में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। तो आप लिखो 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 लिखो, बोल रहा हूं मैं, जैसे कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, इस इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्प्लेसमेंट तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी पे, टाइम पे और एक्सेलरेशन पे।
लेकिन इस फॉर्मूले को हम डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से नहीं डिराइव कर सकते। लिखो मेरे साथ, अब मैं जो बोल रहा हूं वो लिखना। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डायमेंशन एनालिसिस से डिराइव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसका रीजन क्या है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तीन चीजों पे डिपेंड कर रहे हैं। हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन, लेकिन डिपेंडेंसी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में नहीं है। देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी टाइम मल्टीप्लाई में है और प्लस में एक्सेलरेशन आ गया, मतलब कि बीच में प्लस आ रहा है ना मेरे भाई, प्लस आ रहा है ना, और डिपेंडेंसी किस में होनी चाहिए? मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होनी चाहिए, और यहाँ पे प्लस आ रहा है। तो हम ये बोलते हैं कि इसीलिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन को यहां डिराइव नहीं कर सकते, क्योंकि डिपेंडेंसी किस में होनी चाहिए? प्लस की फॉर्म में होनी चाहिए, सॉरी मल्टीप्लाई की फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, और जो भी मैंने ओरली बोला उसको अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। तो अब हम लोग अपना अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल आप मेरे साथ साथ नोट कर सकते हो। ठीक है, क्या है कि इफ वेलोसिटी, टाइम एंड if velocity, time and force are chosen as fundamental physical quantities. Physical quantity. Find dimension of mass. Find dimension of mass. Find dimension of mass in terms of V, T और F. अब ये सवाल है, मैं चाहता हूं एक बार आप वीडियो स्टॉप करके ट्राई करो। बेसिकली इस बार वही चीज है जैसे कि पिछली बार हमें बोल रखा था कि ये चीजें फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इस बार बोल रखा है वेलोसिटी, टाइम और फोर्स को हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मान रखा है। तो डायमेंशन बताइए मास के इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, टाइम और फोर्स के। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे सर, देखो अगर गौर से समझना, गौर से समझना, फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव होती हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो कैसे निकलती हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से निकलती हैं, है ना। तो उसने बोल रखा है कि वेलोसिटी, टाइम और फोर्स, ये जो तीनों चीजें, वेलोसिटी, टाइम, फोर्स, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अगर ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है तो डायमेंशन बताओ मास का कितना होगा। तो भाई एक बात बता यार, उसने मास को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोला है? नहीं सर, नहीं बोला। उसने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको बोला है? उसने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी को, टाइम को और फोर्स को दे रखा है। इसका मतलब मास डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होगी। हाँ सर, क्योंकि डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होगी, फंडामेंटल तो यही तीन दे रखी है। तो इसका मतलब डिराइव फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। इसका मतलब मास डिपेंड करेगा वेलोसिटी, टाइम और फोर्स पे। तो आप बोलोगे जो मास है वो डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे, टाइम पे और फोर्स पे। पावर अल्फा मान लो, बीटा मान लो, गामा मान लो। ठीक है, ए बी सी, अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान लो। तो मास को मास ही रहने दो। ये अल्फा मतलब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाओगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, है ना। प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और ये हो जाएगा v की पावर अल्फा, t की पावर बीटा, फोर्स की पावर गामा। तो मास का डायमेंशन हो जाएगा m। ठीक है, और k का कोई डायमेंशन नहीं होता। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है lt माइनस वन और इसकी पावर अल्फा। टाइम का डायमेंशन t, इसकी पावर बीटा। फोर्स का डायमेंशन होता है m l t माइनस टू, इस पूरे की पावर गामा। हो गया इतना, इसको सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा हमारे पास l की पावर अल्फा प्लस गामा। ठीक है, और m की पावर क्या हो जाएगा? m की पावर हो जाएगा गामा। ठीक है, m l और t की पावर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस टू गामा। तो ये हो गया एम एल टी, और यहाँ पे m। मैंने क्या बोला था? मैंने आपको ये सिखाया था कि मास डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी की पावर अल्फा, टाइम की पावर बीटा, फोर्स की पावर गामा। हमें पता है मास डिपेंड कर रहा है इन तीनों चीजों पे। क्यों? क्योंकि ये तीनों चीजें फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इसका मतलब मास डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी ऑलवेज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही निकाली जाती है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो इसका मतलब कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उन पे डिपेंड करती है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि डिराइव फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल से निकाली गई है। तो इसका मतलब अगर वो फंडामेंटल से निकाली गई है तो इसका मतलब वो फंडामेंटल पे डिपेंड करेंगी, है ना। कुछ उल्टा तो नहीं बोल दिया? अबे मेरा कहने का मतलब दोबारा समझते हैं, एक बार दोबारा समझते हैं। जो बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना, उन्हीं को जोड़ घटा मल्टीप्लाई डिवाइड कर कर हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज बनाते हैं।
इसका मतलब जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो डिपेंड कर रही हैं किस पे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, मास, है ना, ये सारी चीजें। तो इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज पे बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड करती हैं, जैसे डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये सब डिपेंड करती हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है सर स्पीड इनटू में टाइम। तो स्पीड इनटू में टाइम, टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है फंडामेंटल। स्पीड क्या होता है ना, अरे यार गौर से समझ, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू में टाइम। तो अगर मैं बात करूं स्पीड का फॉर्मूला बताओ, तो आप बोलोगे स्पीड होता है सर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सर ये भी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये भी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड क्या है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब डिराइव दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। स्पीड एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है जो दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं वही कह रहा हूं कि जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होती है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। तो यहाँ मास डिराइव फिजिकल क्वांटिटी था और इसमें फंडामेंटल वेलोसिटी, टाइम और फोर्स को बोला था। तो ये मास डिपेंड करेगा वेलोसिटी, टाइम, फोर्स पे, लेकिन किस किस पावर पे डिपेंड करेगा वो नहीं पता, तो मैंने अल्फा बीटा गामा मान लिया। अब हमें पता है सर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। अब एलएचएस के डायमेंशन निकालो, आरएचएस के डायमेंशन निकालो, दोनों को इक्वेट कर दो, यही तो सिखाया था मैंने, है ना। इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो सर आप बोलोगे एम एल की पावर 0 टी की पावर 0, तो आप बोलोगे गामा की वैल्यू यहां से 1 आ जाएगी, ठीक है। अल्फा प्लस गामा ये आ जाएगा 0। तो गामा तो अगर 1 है तो अल्फा आ जाएगा -1, ठीक है। और यहां से बीटा निकाल सकता हूं मैं, माइनस गामा प्लस बीटा -2 गामा, ठीक है। माइनस अल्फा प्लस बीटा -2 गामा, ये जो चीज है ये 0 के बराबर हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना है, हमें बीटा निकालना है। तो बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 2 गामा। तो यहां से आ जाएगा, ये दोनों ही चीजें 1 और -1 है, तो ये हो जाएगा -1 प्लस का ये 2 2 हो जाएगा, तो ओवरऑल आ जाएगा 1। तो यहां से क्या समझ में आ गया, मास का फॉर्मूला हमने निकाल लिया, के वी की पावर अल्फा, अल्फा की वैल्यू है -1, टी की पावर बीटा, टी की पावर बीटा, बीटा की वैल्यू है 1, और फोर्स की पावर गामा, फोर्स की पावर गामा, और गामा की वैल्यू है 1। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए इसको, एफ टी वी की पावर -1, एफ टी वी की पावर -1, ठीक है। अच्छा ठीक है, नोट कर लो इसको। अगर किसी के मन में ये सवाल आया हो कि सर यहाँ के की वैल्यू क्या है, तो वो मैंने आपको सिखा दिया है कि डायमेंशन एनालिसिस में आप कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। नोट करिए, अब हम एक अगला सवाल कर रहे हैं। जैसे ये सवाल है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स, ये हमें दे रखे हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये तीनों चीजें क्या दे रखी है मेरे भाई, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और वो बोल रहा है डायमेंशन बताओ यंग्स मॉडुलस का। तो अगर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका मतलब इनको छोड़ के कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी वो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होगी। हाँ, उसने यंग्स मॉडुलस के बारे में चर्चा की है, तो इसका मतलब यंग्स मॉडुलस डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होगी। हाँ, इसका मतलब यंग्स मॉडुलस जो है वाई, वो डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे, एक्सेलरेशन पे और फोर्स पे। सर ये मल्टीप्लाई में ही डिपेंड करेगा, मैंने कहा ऐसे सवालों में मल्टीप्लाई में ही डिपेंडेंसी माननी होती है। तो इसकी पावर मान लो, इसकी पावर p मान लेते हैं, है ना, p क्यू आर मान लेते हैं, p इसकी पावर q, इसकी पावर r, कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी थी और यंग्स मॉडुलस हमें डिराइव फिजिकल क्वांटिटी दे रखी थी जो फंडामेंटल पे डिपेंड करता है। तो y जो है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, ये इन तीनों फंडामेंटल पे डिपेंड कर रहा है। अगली चीज क्या है, उसने फॉर्मूला नहीं डिराइव करने को बोला है, उसने इसमें आपसे फॉर्मूला पूछा ही नहीं है। उसने तो ये पूछा है कि आप हमें डायमेंशन बताओ। तो आप क्या बोलोगे, सर सिंपली चलते हैं, देखो इसको हम सिंपली ऐसे करेंगे, y अपनी जगह, ठीक है। सबसे पहले एक काम करते हैं, LHS के डायमेंशन निकाल लेते हैं, LHS, और फिर हम यहाँ पे निकाल लेंगे RHS के डायमेंशन। तो मैं एक बार आप चाहो तो इस सवाल को ट्राई कर लो, पहले एलएचएस के डायमेंशन निकालना, फिर आरएचएस के। फॉर्मूले की प्रॉब्लम मत करो, गूगल से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। बस एक बार ट्राई करो इसे। तो उम्मीद है आपने ट्राई किया होगा। तो आप इसको सबसे पहले तो ऐसे लिख सकते हो, है ना, ऐसे ना भी लिखो तो भी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। y बराबर k, क्योंकि यहाँ से एक कांस्टेंट आता है, वेलोसिटी की पावर p, एक्सेलरेशन की पावर q, फोर्स की पावर r। तो कांस्टेंट के डायमेंशन तो होते नहीं है, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि इसके डायमेंशन लिखो। तो यार जो बेसिकली आपको मैं बता देता हूँ,
जो यंग्स मॉडुलस होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। ठीक है, क्या होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, जल्दी जल्दी से करते हैं, मुझे पता है फॉर्मूले में हमें अभी पढ़ना ही नहीं है। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाई एल। तो अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो फोर्स का डायमेंशन होता है मेरे भाई एम एल टी माइनस टू बटे एरिया, एरिया का डायमेंशन होता है एल स्क्वायर अपॉन में डेल्टा एल, एल होगा बटे इस एल का भी एल होगा, एल से एल तो गया, तो यहाँ एक एल से एक एल गया, तो ये आ गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो ये किसके डायमेंशन है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू यंग्स मॉड्यूलस के डायमेंशन है। एक बार इसको चेक करो जल्दी से। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं इसके डायमेंशन की। एलएचएस का डायमेंशन यंग्स मॉडुलस का कर लिया, हाँ सर ये रहा यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन। अब इसकी तो वेलोसिटी का क्या होगा, एल टी माइनस वन और इस पूरे की पावर है पी, एक्सलरेशन का एल टी माइनस टू इस पूरे की पावर है क्यू, फोर्स का एम एल टी माइनस टू इस पूरे की पावर है आर। तो अब जरा सॉल्व करो, एल की पावर यहां से पी आ गई, एल की पावर पी, एल की पावर यहां से आ गई क्यू तो प्लस का क्यू, और यहां से एल की पावर प्लस का आ रही है तो प्लस का आर। अब ये एल हो गया, वैसे एम एल टी की फॉर्म में लिखते हैं तो पहले एम आना चाहिए, बट चलो एम यहां लिख देता हूं। एम की पावर क्या हो जाएगी, यहां एम नहीं है, यहां एम नहीं है, यहां है एम की पावर आर, एल की पावर पी प्लस क्यू प्लस आर, और टी की पावर क्या हो जाएगी माइनस पी माइनस टू क्यू माइनस टू आर। ठीक है, यहां से उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो जब आप एलएचएस के डायमेंशन और आरएचएस के डायमेंशन को कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे यहाँ एम की पावर वन, यहाँ एम की पावर आर, तो वन बराबर आर। दूसरी चीज, एल की पावर माइनस वन है और यहाँ पे एल की पावर है पी प्लस क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, तो यहां से हमें पता है आर की वैल्यू वन है, तो आर की वैल्यू अगर हम वन पुट कर दें तो पी प्लस क्यू कितना आ जाएगा, वन इधर आएगा तो माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का टू, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूं, एक बार दोबारा समझना। एल की पावर पी प्लस क्यू प्लस आर थी, एल की पावर माइनस वन थी, तो माइनस वन आ गया पी प्लस क्यू प्लस आर। आर हमारा वन था तो आर को हमने वन पुट किया तो पी प्लस क्यू माइनस टू आ गया। अच्छा, अगर मैं माइनस पी माइनस टू क्यू माइनस टू आर इस चीज को यहां लिखूं, ठीक है, तो ये टी की पावर है और यहाँ टी की पावर है माइनस टू, तो ये चीज आ जाएगा माइनस टू के बराबर। अब मुझे एक चीज समझ में आ रही है, सर आर की वैल्यू तो वन है तो आर को वन पुट कर लो, तो ये हो जाएगा माइनस पी माइनस टू क्यू माइनस आर की वैल्यू क्या पुट कर लो वन, तो ये हो जाएगा माइनस का टू बराबर में माइनस का टू। ठीक है, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ज्यादा कुछ इसमें खिचड़ी नहीं पका रहा। तो ये चीज क्या हुई, माइनस पी माइनस टू क्यू, माइनस पी माइनस टू क्यू, ये माइनस टू है, इसको उधर भेज दूंगा तो ये जीरो हो जाएगा बेसिकली। अच्छा, और सर ये आ गया p प्लस क्यू माइनस टू के बराबर, तो एक काम कर लेते हैं, क्या क्या यहां से p की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि होगा माइनस टू माइनस क्यू, है ना। गौर से समझिए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां से मैंने p की वैल्यू निकाल ली, p क्या आ जाएगा सर माइनस टू अपनी जगह, और इस q को उधर भेज दो तो माइनस टू माइनस क्यू आ जाएगी p की वैल्यू। अब ये p की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो p की जगह पुट कर दो माइनस टू माइनस क्यू, और माइनस टू क्यू बराबर जीरो, ये सब कुछ अपनी जगह है। ठीक है, कुछ छेड़ो मत, बिल्कुल सिंपल चलना। तो ये हो जाएगा टू प्लस का क्यू बराबर, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस टू क्यू बराबर जीरो। तो ये हो गया टू क्यू में से क्यू, तो टू माइनस क्यू बराबर जीरो, तो टू बराबर क्यू। तो मुझे क्यू की वैल्यू पता लग गई टू है, मुझे पी की वैल्यू पता लग गई, पी की वैल्यू अच्छा आर वन है, मैं लिख देता हूं क्यू टू है आर वन है, और पी आप निकाल सकते हो, पी कितना आ जाएगा सर, पी सर क्यू कितना है टू है, तो माइनस फोर आ जाएगा, माइनस फोर आ जाएगा। तो यहां से पी क्यू आर आपने तीनों की वैल्यू निकाली। अब आपसे फॉर्मूला डिराइव करने को नहीं बोला था, उसने बोला था डायमेंशन बताओ, उसने क्या बोला था डायमेंशन बताओ। तो आप क्या बोलोगे, डायमेंशन किसके, डायमेंशन यंग्स मॉडुलस के। तो यंग्स मॉडुलस किसके बराबर था, के वी की पावर पी ए की पावर क्यू एफ की पावर आर, यही था। हाँ, अब सर जब आप डायमेंशन लिखोगे ना इसके, तो आप ऐसे लिखोगे, मैं इसको जरा बॉक्स में कर देता हूं। ठीक है, आप इसके डायमेंशन ऐसे लिखोगे, y बराबर k का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा तो k मत लिखो, डायरेक्ट वेलोसिटी लिखो, और एक्सलरेशन लिखो और फोर्स लिखो। तो वेलोसिटी की पावर p और p की वैल्यू है माइनस चार, एक्सलरेशन की पावर q और q की वैल्यू है दो,
फोर्स की पावर आर और आर की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। y का डायमेंशन क्या आ जाएगा, v की पावर -4, a का स्क्वायर, फोर्स की पावर 1। तो ये आपका फाइनल आंसर है, नोट कर लीजिए इसको। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। बेटा होता क्या है ना कि जो यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, लेट मी फिक्स इट, 2 मिनट यार। हाँ जो यूनिटलेस क्वांटिटी होती है ना उसके डायमेंशन नहीं होते, लेकिन जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है उसकी यूनिट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इस चीज को नोट कर लो, इंपॉर्टेंट बॉक्स बना के। नोट 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 में क्या लिखोगे आप कि यूनिट लेस क्वांटिटी जो होगी, यूनिट लेस क्वांटिटी हैज नॉट डायमेंशन but dimensionless quantity may or may not have unit। क्या बोल रहे हो सर? मैं बोल रहा हूं कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी यूनिट नहीं है तो उसके डायमेंशन भी नहीं होंगे, लेकिन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके डायमेंशन नहीं है उसका यूनिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे जैसे कि अगर मैं बोलूं 7, तो 7 का कोई यूनिट नहीं होता है ना 1 2 3 4 5 6 7 वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां इस 7 का कोई यूनिट नहीं है, हाँ, तो इसके डायमेंशन भी नहीं होंगे। और सर हमें पता है 7 एक कांस्टेंट टर्म है तो इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं। ऐसे ही मैं बात कर लेता हूं के, हम कांस्टेंट में के को भी कई बार यूज करते हैं। तो सर के की कोई यूनिट नहीं है, तो अगर के की यूनिट नहीं है तो के का डायमेंशन भी नहीं होगा। और ये चीज हमें पता है भली भांति सर, भली भांति हमें ये बात पता है कि के एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट टर्म डायमेंशनलेस होती है और कांस्टेंट टर्म की कोई यूनिट नहीं होती। तो वही बोल रहा हूं कि अगर किसी चीज की यूनिट नहीं है तो उसका डायमेंशन नहीं होगा। लेकिन अब बात करते हैं थीटा की। सर हमें पता है थीटा जो होता है ना वो होता है आर्क अपॉन में रेडियस, ठीक है। थीटा होता है आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। अब समझना, थीटा में आर्क क्या होता है सर, लंबाई। अगर मैं आर्क के डायमेंशन बोलूं तो आप बोलोगे एल, और रेडियस क्या होता है वो भी लेंथ से ही रिलेटेड होता है तो उसका भी डायमेंशन होता है एल। एल से एल कैंसिल हो गया, तो थीटा एक कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। सर थीटा एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके डायमेंशन नहीं है, ये डिमलेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। हाँ सर ये तो हमें भी पता है। क्या थीटा का कोई क्या थीटा का कोई यूनिट होता है? हाँ सर होता है, थीटा का यूनिट होता है रेडियन, डिग्री भी होता है ना। थीटा का यूनिट रेडियन भी होता है, डिग्री भी होता है ना, डिग्री भी हो जाता है कई जगह पे। तो हमें एक चीज समझ में आ रही है कि ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो इसकी डिग्री है। इसका मतलब क्या है, जब क्वांटिटी यूनिटलेस थी, ये दोनों क्वांटिटी यूनिटलेस हैं, तो जब क्वांटिटी यूनिटलेस थी तब तो उसके क्या बोल रहा हूं, जब क्वांटिटी यूनिटलेस थी तब उसके डायमेंशन नहीं थे, ठीक है। वही चीज है कि यूनिटलेस क्वांटिटी हैज नॉट डायमेंशन। जब क्वांटिटी इन दोनों में ही यूनिटलेस थी तो इसके कोई डायमेंशन नहीं थे, लेकिन जब क्वांटिटी डायमेंशनलेस हुई तो उसके यूनिट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जैसे ये वाली क्वांटिटी डायमेंशनलेस थी लेकिन इसके यूनिट थे, तो ऐसी भी कुछ क्वांटिटी होती है जो डायमेंशनलेस होती है लेकिन उसके यूनिट नहीं होते। समझ में आ रहा है आपको ये बात? नोट कर लीजिए एक बार इस चीज को। जैसे कि आप ये भी देख सकते हो कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, हाँ सर, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन में एल। तो डेल्टा एल का डायमेंशन हो जाएगा एल और इस नीचे वाले एल का हो जाएगा एल, तो ये दोनों हो गया, कट गया। इसका मतलब स्ट्रेन कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। स्ट्रेन कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, हाँ। और स्ट्रेन की यूनिट भी नहीं होती है ना। स्ट्रेन डायमेंशन लेस तो होती है, हाँ, लेकिन यूनिट लेस भी होती है। थीटा डायमेंशन लेस तो था लेकिन इसकी यूनिट थी। तो इसका मतलब एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो डायमेंशन लेस है उसकी यूनिट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो यूनिट लेस है उसके डायमेंशंस नहीं होंगे। ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। इस चीज को एक काम करना, बादल वादल बना के बढ़िया तरीके से इस प्रकार से सजा सजा के नोट कर लेना, और ये 2-3 एग्जाम्पल भी आप अपने हिसाब से नोट कर लेना, ठीक है। इस चीज को मिटाते हैं और आगे वाली बातें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। कुछ आगे भी बात बतानी थी मुझे, ठीक है। तो मुझे एक बात समझ में आ गई सर, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि यूनिट लेस है तो वो डायमेंशन लेस भी होगी, लेकिन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि डायमेंशन लेस है उसकी यूनिट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हाँ सर ये चीज हमें
क्लियर हो गई। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। बेटा देखना, जैसे अगर मैं बोलूं तुम्हारे पास लेंथ है L, ठीक है, L1 लेंथ है आपके पास, एक डंडा है L1 लेंथ का, तो L1 लेंथ की अगर मैं डायमेंशन बोलूं तो वो हो जाएगा L। अगर मैं बोलूं L2 लेंथ है, L3 लेंथ है, ऐसे ही करते करते Ln लेंथ है, तो इन सब का डायमेंशन क्या हो जाएगा मेरे भाई, L हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं L2 में से L1 माइनस कर दूं, L2 में से L1 माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा डेल्टा L। अबे लेंथ में से लेंथ माइनस किया तो चेंज इन लेंथ आ गया, लेकिन क्या ये एरिया है? नहीं सर। क्या ये वॉल्यूम है? नहीं सर। क्या ये आपकी खोपड़ी है? नहीं सर। है तो अभी भी ये लेंथ ना, है ना। लेंथ में से लेंथ माइनस किया तो लेंथ ही तो बचा। ऐसे ही अगर एक इंसान ने दूसरे इंसान को मारा तो साला इंसान ही तो मर रहा है, चेंज इन इंसान ही तो निकाल रहे हो आप। हाँ, तो इसका मतलब ये लेंथ थी, ये लेंथ थी, माइनस करके भी ये जो भी आया ये है तो लेंथ ही ना, तो इसकी भी डायमेंशन L हो जाएगा। सिमिलरली इसका मतलब कि सर चाहे L1 हो, L2 हो या डेल्टा L हो, सबकी डायमेंशन सेम होगी। ऐसे ही मान लो, आप ऐसे समझो कि मान लो एक आपके पास इंटरनल एनर्जी है U1, तो इंटरनल एनर्जी U1 है, तो U1 की डायमेंशन क्या होगा सर, है तो एनर्जी ना, तो ये हो जाएगा mL²T-2। सर एक इंटरनल एनर्जी है U2, सर इसका डायमेंशन क्या होगा सर, है तो एनर्जी ना, तो mL²T-2। एक इंटरनल एनर्जी मान लो सर U1 और U2 का वो है, माइनस कर दूं, तो डेल्टा U है। डेल्टा U क्या है, U2 माइनस U1। अब एक घोचू, डेल्टा U क्या है, U2 में से U1 माइनस किया, अबे है तो ये अभी भी चेंज इन एनर्जी, यानी कि एनर्जी ही है ना। ये भी एनर्जी था तो इसके डायमेंशन ये आए, ये भी एनर्जी था तो इसके डायमेंशन ये आए। अबे ये तो दो एनर्जी का डिफरेंस है तो एनर्जी ही ना, तो इसके डायमेंशन भी mL²T-2 ही आएंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो यार। ठीक है, ये चीज नोट कर लो यार। ठीक है, जल्दी से नोट करो इस चीज को। अच्छा, आगे भी कुछ बात कर लेते हैं। आगे क्या बात करें, मैं इसको मिटा लेता हूं ऊपर वाली चीज को। आगे आप ये नोट करो मेरे साथ साथ, ठीक है, कि जो हमारे पास y बराबर साइन थीटा होता है, उसमें ये थीटा क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, इनफैक्ट क्या होता है ना, साइन में थीटा की जगह कुछ भी हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, चाहे यहां मैं बैठा हूं, चाहे तुम बैठो, कोई भी बैठा हो, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी ही रहेगी। ठीक है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी ही रहेगी, यानी कि साइन के अंदर कुछ भी हो, कुछ भी, ये डायमेंशन लेस रहेगा। अंदर वाली चीज, ये अंदर वाली चीज हमेशा हमेशा कैसी रहेगी, डायमेंशन लेस रहेगा। ऐसे ही कॉस के अंदर कुछ भी हो, ऐसे ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कुछ भी हो तो वो डायमेंशन लेस रहेगा। ठीक है, और क्या है, और क्या है, और अगर मैं बोलूं जैसे लॉग है, तो लॉग का नंबर कुछ भी लिखा हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, A B C D 1 2 X Y Z कुछ भी, तो ये पूरी चीज क्या होगी, डायमेंशन लेस होगी। लॉग के अंदर कुछ भी हो, डायमेंशन लेस। ई की पावर कुछ भी हो, जैसे ई की पावर x हो सकता है, ई की पावर y हो सकता है, या फिर ई की पावर कुछ भी हो, तो ये जो पावर वाली चीज है, ये पूरी चीज भी कैसी होगी, डायमेंशन लेस होगी। ठीक है, ये पूरी चीज कैसी होगी मेरे भाई, डायमेंशन लेस हो जाएगी। नोट करो इस चीज को। ठीक है, तो मतलब किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन कॉस टेन है ना, इनके अंदर कुछ भी लिखा हो, डायमेंशन लेस। लॉग का नंबर कुछ भी हो, डायमेंशन लेस। ई की पावर में कुछ भी हो, एक्सपोनेंशियल है ना, ई की पावर में कुछ भी हो, वो भी डायमेंशन लेस होता है। एक बार इस चीज को नोट करिए, फिर हम आगे सवाल करते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे बेटा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सी बात मुझे बतानी है। इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है, मान लो मैं आपको दे दूं वेलोसिटी बराबर है a+b+c_d के माइनस ई के। ठीक है, ऐसे मैंने आपको कुछ भी रैंडमली दे दिया कि वेलोसिटी a+b+c_d है, माइनस ही रहने दो, इतना ही काफी है समझने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं ऐसी क्वांटिटी आपको कुछ भी दे दूं ऊट पटांग सी, तो इसका मतलब है एलएचएस में वेलोसिटी है और आरएचएस में ए में बी जोड़ा और सी डी जोड़ा। तो एक बात बता मुझे, क्या अगर अगर मैंने बोला वेलोसिटी इन तीनों चीजों का सम है, तो इसका मतलब ये तीनों चीजें भी वेलोसिटी होनी चाहिए ना। हाँ सर, इसका मतलब कि इन सब के डायमेंशन सेम होने चाहिए। मैंने कहा हाँ। क्या, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये वेलोसिटी है और इसने दे रखा है कि वेलोसिटी a+b+c_d की टर्म्स में, तो इसका मतलब ये तीनों भी वेलोसिटी ही होंगी। इसका मतलब इसके जो डायमेंशन होंगे वही इन तीनों के डायमेंशन ही भी होंगे। इसका मतलब कि A B C D और वेलोसिटी इन सब का क्या होगा, सेम डायमेंशन होगा। ये है हमारा अगला आर्टिकल, कि मतलब सर दो या दो से ज्यादा चीजें अगर आपस में जुड़ रही हैं तो इसका मतलब है उनके डायमेंशन सेम होंगे। यहाँ पे A B C D आपस में जुड़ रही थी, तो इन सब के हमने क्या बोल दिया मेरे भाई, डायमेंशन सेम है।
ठीक है, जो चीजें आपस में जुड़ेंगी उनके डायमेंशन सेम होंगे। ठीक है, अगर मैं बोल दूं, ठीक है, इस चीज को मिटाओ, ये काइनेटिक वाला एग्जांपल बकवास है। ठीक है, इस चीज को ऐसे समझना, अगर मैं बोल दूं कि P बराबर है A प्लस सी डी, तो इसका मतलब A में सी डी जोड़ा तब जाके मुझको P मिल रहा है ना। A में सी डी जोड़ा तब जाके मुझको P मिल रहा है। इसका मतलब कि अगर दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में जुड़ रही हैं तो इसका मतलब उन सबके डायमेंशन सेम होंगे। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ ए बराबर होगा डायमेंशन ऑफ सी डी के, और ये दोनों जोड़ के ये मिल रहा है ना, तो ये भी तो वही है जो ये है। एक बात बता, लेंथ अगर 5 मीटर है, उसमें 3 मीटर जोड़ा तो 8 मीटर हो गया, तो 8 मीटर कद्दू थोड़ी ना, 8 मीटर भी तो लेंथ ही है। एक बात बता ना, 5 मीटर लेंथ में 3 मीटर लेंथ जोड़ेगा तो 8 मीटर क्या आएगा, बैगन आलू? नहीं सर, वो भी लेंथ ही होगा। तो वही चीज बोल रहा हूं कि अगर वो भी लेंथ होगा तो इसका मतलब उसकी भी डायमेंशन वही होगी जो पहले लेंथ की थी, है ना। तो इसका मतलब ए की जो डायमेंशन होगी, ए में अगर सी डी जोड़ा है तो इसका मतलब ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम है, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी ही आपस में जुड़ती हैं, तो इसके जो डायमेंशन होंगे वही इसके डायमेंशन होंगे और वही इसके डायमेंशन होंगे, क्योंकि इन दोनों को जोड़कर ये आया है ना। अगर इंसान और इंसान मिलाओगे तो इंसान मिलेगा ना। एक लड़की एक लड़का जब मिलते हैं तो बच्चा जो पैदा होता है, तो लड़की भी इंसान है लड़का भी इंसान है, तो इंसान इंसान के मिलने से इंसान ही पैदा हो रहा है, कुत्ता बिल्ली तो पैदा होता नहीं है। तो वही चीज है कि एक फिजिकल क्वांटिटी में दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जोड़ के जब तीसरी मिलती है तो तीनों सेम होती है। अगर ये इंसान तो ये इंसान, अगर ये आलू तो ये आलू, अगर ये लौकी तो ये लौकी। इसका मतलब कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हम जोड़ते हैं वो सेम होती हैं, और उनसे जो फिजिकल क्वांटिटी मिलती है वो भी सेम होती है। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ ए बराबर डायमेंशन ऑफ सी डी बराबर डायमेंशन ऑफ पी। ठीक है, अगर ये चीज समझ में आई है, नोट करो, इस पे सवाल कर। तो बच्चों, आपके सामने एक सवाल मैंने दे रखा है। सवाल क्या दे रखा है कि वेलोसिटी जो है वो AT प्लस BT स्क्वायर है, तो डायमेंशन बताने हैं A और B के। एक चीज तो सर मुझे इससे देख के समझ में आ गया कि अगर वेलोसिटी इन दोनों का सम है तो इसमें ये जोड़ा तब जाके वेलोसिटी मिला है, इसका मतलब ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है। इसका मतलब वेलोसिटी के डायमेंशन होते हैं LT-1, तो इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा। क्यों? क्योंकि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में जुड़ रही हैं और उनसे कुछ मिल रहा है तो इसका मतलब ये भी और ये भी तीनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज ही होंगी। अबे वेलोसिटी में वेलोसिटी तो जोड़ोगे, वेलोसिटी में एक्सेलरेशन थोड़ी ना जुड़ता है। हाँ, तो इसका मतलब ये भी वेलोसिटी तब जाके इनको जोड़कर एक नई वेलोसिटी मिली। ठीक है, तो अगर उसने बोला है डायमेंशन बताओ AT के, ए और बी के, ए के डायमेंशन और बी के, तो यार एक बात तो समझ आ गई, तीनों चीजें सेम ही है, तीनों वेलोसिटी है, इसका मतलब तीनों के डायमेंशन आपस में सेम ही होंगे। तो अगर मैं एक्स ए का डायमेंशन बताऊं तो आप बोलोगे सर जो डायमेंशन है ना वेलोसिटी का, इसका जो डायमेंशन है वो बराबर है इसके, वो बराबर है डायमेंशन ऑफ AT के। क्यों? क्योंकि ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है ना। आपको मैंने ये चीज बताई थी, दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज जब जोड़ते हैं और उनसे कुछ मिलता है तो वो सब की सब जो होती हैं वो सेम डायमेंशन वाली होती हैं, है ना। देखो, वेलोसिटी में वेलोसिटी जोड़ोगे तभी तो वेलोसिटी मिलेगी, तो ये जुड़ रहे हैं तब जाके ये मिल रहा है, इसका मतलब जो इसके डायमेंशन होंगे वही इसके डायमेंशन होंगे, वही इसके डायमेंशन होंगे। तो AT का डायमेंशन और वेलोसिटी का डायमेंशन सेम, तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी V हो गया, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया LT-1, और AT का डायमेंशन क्या है सर, A को A रहने दो और T का डायमेंशन T रख दो, है ना, कैपिटल T आ गया। तो जब आप A का डायमेंशन बोलोगे तो वो आ जाएगा LT कितना -2, तो ये आ गया डायमेंशन A का। ठीक है सर, तो A का डायमेंशन पूछा था, आ गया LT-2। मैंने कहा BT में B का डायमेंशन बताओ, तो सर देखो, जो BT स्क्वायर का डायमेंशन होगा, ठीक है, वो बराबर होगा, BT स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वो बराबर होगा वेलोसिटी के डायमेंशन के, है ना। देखो, BT स्क्वायर का डायमेंशन AT के बराबर है और वेलोसिटी के बराबर है, इन तीनों के डायमेंशन आपस में बराबर हैं। जब दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज ऐड होती हैं या सब्ट्रैक्ट होती हैं तो सबके डायमेंशन बराबर होते हैं। तो यहाँ फिजिकल क्वांटिटी दो या दो से ज्यादा, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हो, है ना, 2 3 4 10 12 100 करोड़, है ना, लाख, सारे अगर जुड़ रहे हैं घट रहे हैं तो सबके फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम ही होंगे, है ना। जुड़ने और घटने का मतलब ये है कि उनके डायमेंशन आपस में सेम होंगे। तो आप बोलोगे BT स्क्वायर का डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर होगा, तो B अपनी जगह T स्क्वायर का T स्क्वायर हो गया बराबर वेलोसिटी हो गया LT-1, तो ये नीचे जाएगा तो ये आ जाएगा B का डायमेंशन LT-3। तो ये आ गया पहले का आंसर, A का डायमेंशन LT-2, B का डायमेंशन LT-3, नोट इट डाउन। फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे अगला सवाल देखते हैं, इसको मिटा देते हैं।
तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि सर जब फिजिकल क्वांटिटीज जुड़ती हैं या घटती हैं तो उनके जो डायमेंशंस होते हैं मेरे भाई वो होते हैं सेम। ठीक है, सबके डायमेंशन सेम होंगे उस इक्वेशन में, जो घट रही है या जुड़ रही है ना। जैसे अगला सवाल है कि वेलोसिटी है ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी अपॉन में टी स्क्वायर। तो यार एक बात बता, अगर ये चारों चीजें एक दो तीन और चार, ये चारों चीजें जुड़ के वेलोसिटी दे रही हैं, इसका मतलब चारों चीजें जुड़ के वेलोसिटी दे रही हैं तो चारों कहीं ना कहीं वेलोसिटी होंगी, तभी तो जुड़ी होंगी आपस में, और तभी तो वेलोसिटी दी होंगी, है ना। चारों जब वेलोसिटी होंगी तभी तो आपस में जोड़ना पॉसिबल है, इसका मतलब चारों के डायमेंशन सेम है। तो अगर मैं ए बी सी डी सबके डायमेंशन पूछूं तो आप बोलोगे ए इंटू एक्स का जो डायमेंशन है वो बराबर होगा वेलोसिटी के डायमेंशन के। हाँ, तो अब आप बोल दो ए का डायमेंशन नहीं पता, ए का डायमेंशन बताना है, एक्स का डायमेंशन एल हो गया, वेलोसिटी का हो गया एल टी माइनस वन, एल से एल कैंसिल तो ए का डायमेंशन आ गया टी माइनस वन। ठीक है, ए का डायमेंशन आ गया टी माइनस वन। मैंने कहा ए में तो समझ में आ गया, बी का डायमेंशन बता, तो सर बी एक्स स्क्वायर जो है इसका डायमेंशन बराबर हो जाएगा वेलोसिटी के। सर आप इसके बराबर भी रख सकते हो, इसके भी कुछ भी रख दो। मान लो इस बार मैं इसको वेलोसिटी की जगह ए एक्स के बराबर रखना चाहूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि बी अपनी जगह एक्स स्क्वायर का डायमेंशन एल स्क्वायर बराबर इस पूरे का डायमेंशन कितना आ गया है, ये आ गया टी की पावर माइनस वन। तो बी का डायमेंशन यहां से आ जाएगा टी की पावर माइनस वन और यहाँ एल स्क्वायर एल की पावर माइनस टू। ठीक है, ये ए का डायमेंशन आ गया, ये बी का डायमेंशन आ गया। सी का आप खुद निकालना, मैं डी का निकाल रहा हूं। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है सर? देखो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन बराबर डी अपनी जगह, टी का डायमेंशन हो जाएगा टी का स्क्वायर। अब ये इधर भेज दो तो ये हो जाएगा एल टी की पावर माइनस वन और टी स्क्वायर तो टी की पावर वन बराबर ये डी का डायमेंशन आ गया। ठीक है, सी का डायमेंशन आप खुद निकालोगे, सी का डायमेंशन आप खुद निकालोगे, नोट कर लीजिए इसको। हाँ, तो मैं बोल रहा था अब जैसे ये हमारे पास एक सवाल है कि वेलोसिटी इन सब के बराबर है, तो अब समझना इन सारी चीजों को जोड़ करके वेलोसिटी मिली है ना। यहाँ पे जरूरी नहीं है प्लस हो, मान लो यहाँ पे माइनस है ना, मान लो यहाँ पे भी माइनस है, उससे फर्क नहीं पड़ता माइनस है या प्लस है। बट इतना समझो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जुड़ घट के वेलोसिटी दे रही हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये सारी की सारी चीजें वेलोसिटी होंगी, क्योंकि वेलोसिटी में आप वेलोसिटी ही जोड़ सकते हो और वेलोसिटी में वेलोसिटी ही घटा सकते हो। एक बात बता, वेलोसिटी में से मास थोड़ी ना माइनस या प्लस हो सकता है, वेलोसिटी में तो वेलोसिटी जुड़ घट सकता है। तो ये सारी चीजें जुड़ घट के आपको ये मिल रहा है, इसका मतलब ये सारी की सारी चीजें कहीं क्या है, वेलोसिटी है। इसका मतलब सबके डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे। अगर मैं ए का डायमेंशन पूछूं तो आप बोलोगे ए इंटू एक्स का जो डायमेंशन है, हाँ सर, वो बराबर है वेलोसिटी के डायमेंशन के। क्यों? क्योंकि इन सबका डायमेंशन आपस में सेम है ना, क्योंकि ये सारी चीजें जुड़कर वेलोसिटी दे रही है। इसका मतलब ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, तभी ऐड करना पॉसिबल है इन सबको। ठीक है, हाँ। तो आप बोलोगे ए एक्स का डायमेंशन वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर है, ए की डायमेंशन हमें पता करना है तो ए अपनी जगह, और एक्स का डायमेंशन एल हो गया बराबर वेलोसिटी होता है एल टी माइनस वन। ये इससे कैंसिल तो ए का डायमेंशन आ गया टी माइनस वन। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। सर बी एक्स स्क्वायर जो है, ये जो है इसका डायमेंशन किसके बराबर होगा? मैंने कहा इसका इसके बराबर होगा, इसके किसी के भी बराबर रख ले। तो एक काम करता हूँ, इस बार बी एक्स स्क्वायर को मैं ए एक्स के बराबर रखता हूँ। तो मान लो इसका डायमेंशन ए इंटू एक्स के डायमेंशन के बराबर है, तो बी का डायमेंशन पता करना है, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर इसका डायमेंशन निकाल चुका हूं जो कि है ए का है टी माइनस वन। ठीक है, ए का डायमेंशन है टी माइनस वन और एक्स का डायमेंशन है एल, एक एल से एक एल कैंसिल तो बी का डायमेंशन कितना आ गया, टी माइनस वन एल माइनस वन। तो यहां से आपने बी का डायमेंशन निकाल लिया। अब मैं सी का डायमेंशन क्या बोलूंगा, सी और टी स्क्वायर, है ना। अब देखो डायरेक्ट करते हैं,
सी अपनी जगह, टी स्क्वायर का डायमेंशन कैपिटल टी स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इसको भी इसी के बराबर रख दो या इसके इसके किसी के भी बराबर रख दो, तो इसके बराबर रखना इजी है तो मैं इसी के बराबर रख रहा हूँ, एल टी माइनस वन। अब सर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास c का डायमेंशन एल टी, देखो टी स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास -3, एल टी -3। तो c का डायमेंशन भी आ गया, और यहां से आप क्या बोलोगे, d अपॉन में टी स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा एल टी -1। तो सर ये टी स्क्वायर इधर जाएगा तो d का डायमेंशन आ जाएगा एल टी टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर इधर आ गया तो ये हो जाएगा टी की पावर 1। तो ये ए बी सी डी इन चारों के डायमेंशन आ गए। उसने बोला है ए बी अपॉन सी डी के डायमेंशन बताओ, तो आप क्या बोलोगे, ए बी अपॉन सी डी का डायमेंशन, तो आप बोलोगे ए बी अपॉन सी डी का डायमेंशन हो जाएगा ए का डायमेंशन टी की पावर -1 इंटू बी का डायमेंशन टी की पावर -1 एल की पावर -1 अपॉन सी का डायमेंशन एल टी की पावर -3 इंटू डी का डायमेंशन एल टी की पावर -1। अब ये जो भी सॉल्व करके आए आप सॉल्व कर लेना। बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि इस तरीके से इस सवाल को करेंगे। अब अगले सवाल में और दे रहा हूं उनको भी कर। अब जैसे ये सवाल है, इसमें क्या है, ए और बी के डायमेंशन बताने हैं, ठीक है, दोनों इस दो अलग अलग सवाल है। पहले वाले में क्या बोलोगे, फोर्स का डायमेंशन, देखो इन सब तीनों के डायमेंशन सेम होंगे तो ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो फोर्स का डायमेंशन सर एम एल टी -2 बराबर ए का डायमेंशन बता करना है और टी का डायमेंशन कैपिटल टी हो जाएगा। अब टी को इधर भेज दो, है ना, देखो इसका डायमेंशन इसके बराबर भी है इसके बराबर भी है, तो जब इसका डायमेंशन इसके बराबर किया तो ये अपनी जगह इसको ऐसे लिख लिया। अब ये टी इधर भेज दो तो एम एल टी की पावर कितना हो जाएगा -1 बराबर ये ए का डायमेंशन आ गया। सिमिलरली अगर इसी सवाल में मैं b का डायमेंशन पूछूं तो आप बोलोगे b इंटू एक्स स्क्वायर, तो b अपनी जगह, एक्स स्क्वायर का डायमेंशन हो गया एल स्क्वायर बराबर फोर्स का डायमेंशन हो गया एम एल टी -2, एक एल से एक एल कैंसिल, तो b का डायमेंशन आ गया मेरे भाई एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। तो इस तरीके से ये b भी हो गया। अब ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से करोगे, इसमें आप a और b के डायमेंशन बताना है, ये आपका डू इट बाय योर सेल्फ है, इसको नोट कर लो यार। एक सवाल और देखिए, एक सवाल है जैसे u मैंने बोल दिया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे बी टी। इसमें मैं बोल रहा हूं आपसे ए और बी का डायमेंशन बताओ, तो ये एक अच्छा सवाल है, इसको एक बार आप ट्राई करो, इसको मैं अभी सॉल्व कराता हूं। तो आप क्या बोलोगे, गौर से समझना सर, अगर दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी जोड़ी जाती हैं घटाई जाती हैं तो उनके डायमेंशन सेम होते हैं। अभी 10 बार आप यही चीज रिपीट कर रहे हो। तो ए स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ा गया है ना, घटाया गया है, तो अगर ये दोनों माइनस हुए हैं तो इसका मतलब इनके डायमेंशन सेम होंगे। क्यों? क्योंकि लेंथ में से लेंथ माइनस होता है, मास में से मास माइनस होता है, वॉल्यूम में से वॉल्यूम माइनस होता है। तो ये एक्स क्या लेंथ है, तो इसका मतलब ये लेंथ है, इसमें से कुछ माइनस हुआ है तो उसका मतलब वो भी लेंथ ही होगा। मैंने कहा हाँ सर। तो ए स्क्वायर के डायमेंशन जो होंगे वो बराबर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर के डायमेंशन के। हाँ सर, तो ए स्क्वायर का डायमेंशन पता करना है, बराबर एक्स स्क्वायर का एल स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ए का डायमेंशन आ गया एल। अगर ए का डायमेंशन एल आ गया तो मैंने कहा बी का डायमेंशन क्या होगा, तो आप बोलोगे यू का डायमेंशन क्या होता है सर, एम एल स्क्वायर टी -2 बराबर, सर ये लेंथ है ना, इसका डायमेंशन एल आ गया, ठीक है, क्योंकि ये लेंथ है और एक्स तो लेंथ है ना, क्योंकि लेंथ में से अगर कुछ माइनस करोगे तो वो भी लेंथ होगा। तो लेंथ में से लेंथ माइनस करो, एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर माइनस करो, है ना, तो एल स्क्वायर ही आएगा। अबे जो भी आएगा उसका डायमेंशन भी तो एल स्क्वायर ही होगा ना। हाँ, तो यहाँ पे आ गया एल स्क्वायर बराबर, वही बताया ना कि अगर लेंथ में से लेंथ माइनस करोगे तो चेंज इन लेंथ आएगा, लेकिन होगा तो वो भी लेंथ ही ना। ऐसे ही एल स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस करोगे तो ये ए भी लेंथ ही है, तो लेंथ का स्क्वायर ही तो आएगा, फिर भी जो भी आएगा वो लेंथ का स्क्वायर ही तो होगा ना। हाँ सर, तो ऊपर आ गया एल स्क्वायर बराबर, बी का डायमेंशन हमें बताना था, टी हो जाएगा कैपिटल टी। अब इस इधर से आप बी का डायमेंशन आराम से निकाल सकते हो। बोलो समझ में आया ये सवाल? ठीक है, एक बार दोबारा समझो। सर आपने सिखाया दो फिजिकल क्वांटिटीज अगर सब्ट्रैक्ट या ऐड हो रही हैं, इसका मतलब उनके डायमेंशन सेम होंगे। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डायमेंशन सेम था तो ए का आ गया एल। अब बी का डायमेंशन आप निकाल सकते हो, यू का डायमेंशन ये रहा। अब समझना सर, ये एक हिसाब से एक्स क्या है, लेंथ है। ए भी आपने बता दिया कि अगर लेंथ में से कुछ माइनस हो रहा है इसका मतलब वो भी लेंथ ही होगा। तो अगर ये दोनों लेंथ हैं तो लेंथ माइनस लेंथ लेंथ होगा, लेकिन ये लेंथ का स्क्वायर है
तो अगर लेंथ के स्क्वायर में से कुछ माइनस करूंगा तो भी तो लेंथ का स्क्वायर आएगा ना, तो उसका डायमेंशन भी तो एल स्क्वायर होगा ना। इसका डायमेंशन एल स्क्वायर था, इसका डायमेंशन एल स्क्वायर था, तो एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जीरो नहीं बोलना, ये मैथ नहीं चल रहा है, यहाँ डायमेंशन चल रहा है। तो एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर माइनस करोगे तो एल स्क्वायर आएगा, ठीक है। क्योंकि इस एल स्क्वायर की वैल्यू क्या नहीं पता, इस एल स्क्वायर की वैल्यू क्या नहीं पता, हो सकता है ये वाला एल स्क्वायर बड़ा हो, तो बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो एल स्क्वायर आएगा, है ना। बराबर है ये नहीं बोल सकते हम, है ना, ये गलती मत करना है यहाँ पे। यहाँ पे एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जीरो नहीं होता, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होता है, क्योंकि ये डायमेंशन एनालिसिस चल रही है भाई, ये मैथ्स नहीं चल रहा है। बी अपनी जगह, टी का डायमेंशन कैपिटल टी, तो यहाँ से बी का डायमेंशन आप निकाल सकते हो, नोट कर लो इस चीज को। ये सवाल है u बराबर a इंटू वी अब प्लस बी टी अपॉन सी प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैंने बोला ए बी सी के डायमेंशन बताओ, ट्राई करो, चलो इस सवाल को जाते जाते ये सवाल ट्राई करते हैं। तो आप क्या बोलोगे सर, समझना सर, आप सबसे पहले इस चीज को देखो सर, c में कुछ जुड़ रहा है एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब अगर एक्स स्क्वायर लेंथ है, लेंथ में कुछ जोड़ोगे तो वो भी लेंथ ही होगा, तो इसका मतलब c का डायमेंशन और एक्स स्क्वायर का डायमेंशन सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों का डायमेंशन सेम आ जाएगा, तो सॉल्व करने के बाद c का डायमेंशन एल स्क्वायर आ गया, है ना। अबे यार, इसमें अगर कोई चीज जुड़ रही है तो इसका मतलब ये दोनों के डायमेंशन सेम होंगे, तो इसका मतलब c का डायमेंशन एल एक्स स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा, तो c बराबर एल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब समझना सर, एक बात समझना, ये एनर्जी है, यू मतलब एनर्जी, ये पूरी चीज में ये पूरी चीज जोड़ी तब जाके ये एनर्जी मिली, तो इसका मतलब ये पूरी चीज भी एनर्जी होगी और ये पूरी चीज भी एनर्जी होगी, है ना। तो इसका मतलब इसके डायमेंशन भी वही होंगे जो एनर्जी के डायमेंशन होते हैं, यानी कि इसके, तो इसका डायमेंशन क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो इसका मतलब ये भी एनर्जी है, तो इसके डायमेंशन भी हो जाएंगे वही एनर्जी वाले, है ना। तो बी अपनी जगह, टी का डायमेंशन कैपिटल टी आ गया। अब क्या होगा, इसको नीचे भेज दो तो बी का डायमेंशन आ जाएगा यहाँ से एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, तो यहाँ से बी का डायमेंशन भी आ गया। आप सी का डायमेंशन निकाल चुके हो, बी का निकाल चुके हो, ए तो निकाल ही लोगे कैसे सर, इस पूरी ये पूरी चीज में अगर ये जोड़ा और एनर्जी मिला तो मतलब ये भी एनर्जी ये भी एनर्जी, तो ये एनर्जी था, तो इसको मैंने एनर्जी के डायमेंशन के बराबर रख लिया, इस चीज को मैंने एनर्जी के डायमेंशन के बराबर रख लिया, तो इस पूरे को भी एनर्जी के डायमेंशन के बराबर रख लो, कहानी खत्म हो गई। यानी कि ए अपनी जगह, वेलोसिटी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, एल टी माइनस वन बराबर सी सी प्लस एक्स स्क्वायर, तो सर ये लेंथ है और ये लेंथ है, लेंथ में लेंथ जोड़ोगे लेंथ ही मिलेगी, तो ये पूरा एल स्क्वायर ही होगा, एल स्क्वायर इसका डायमेंशन हो गया और इसका भी एल स्क्वायर ही है, तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, टू एल स्क्वायर नहीं एल स्क्वायर ही होगा, क्योंकि यहाँ डायमेंशन चल रहा है, डायमेंशन में क्या होता है टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर के बराबर आता है, यहाँ टू टी स्क्वायर नहीं आता, टू आता है मैथ्स में, यहाँ कोई नंबर नहीं आता, क्योंकि डायमेंशन में कांस्टेंट का काम ही नहीं होता, तो हम टू एक कांस्टेंट है तो हम इसको लिखते ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप क्या बोलोगे, ये अपनी जगह वेलोसिटी का एल टी माइनस वन सी प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डायमेंशन हो गया एल स्क्वायर बराबर, है ना, ये एल स्क्वायर था ये एल स्क्वायर था, तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया, यू का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो यहां से आप ए का डायमेंशन आराम से निकाल सकते हो। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी, छोटी छोटी सी बातें और बची हैं, पहले वो भी खत्म करा देते हैं और हम ये चैप्टर अपना पूरा एंड कर देंगे, बस दो चार बातें हैं, 5-10 मिनट और लूंगा, बस फिर ये चैप्टर खत्म। नोट करिए पहले इस चीज को आप, बहुत थोड़ी सी चीजें इस चैप्टर में और बची हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक काम करते हैं, अब हम लोग अपना एक अगला लेक्चर, देखो ये चैप्टर हमारा पूरा समाप्त हो चुका है, ठीक है। वो जो छोटी सी चीज है वो 10 मिनट की चीज है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो एक काम करते हैं, जो हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे एरर्स, एरर्स के लेक्चर 1 में 2 लेक्चर में एरर्स खत्म कर दूंगा, चिंता मत करो। एरर्स के लेक्चर 1 में 10 मिनट निकाल कर मैं ये सारी चीजें खत्म कर दूंगा, ठीक है। और एरर का पहला लेक्चर बहुत छोटा होगा, ठीक है, तो चिंता मत करना, 10 मिनट की चीजें हैं, तो वो 10 मिनट की चीजें हम बहुत जल्दी खत्म कर देंगे एरर के लेक्चर 1 में, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी, इसी के साथ ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। वो जो 10 मिनट की चीजें हैं वो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, तो ओवरऑल मतलब ये चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है, 99% खत्म हो चुका है, 1% बचा है, तो वो हम अगले लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी में एरर भी इसी चैप्टर में मर्ज करके दिया है, बट हम एरर को अलग से पढ़ते हैं,
ठीक है। जेई में और नीट में एरर को अलग से पढ़ाया जाता है, तो हम भी उसको अलग से ही पढ़ेंगे, हम उसको सेपरेट तरीके से नहीं पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, सबसे इंपॉर्टेंट है। और कमेंट करना, बिकॉज कमेंट करने से ही पता लगता है कि आगे से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ भी रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। कोशिश पूरी की थी यार, मैं खुद समझ रहा हूँ ये लेक्चर हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा सा हाई फाई लगा हो, लेकिन यार अगर आप वीडियो थोड़ा पीछे करके देखोगे और मेरी बातों को धीरे धीरे सुनोगे तो आपको चीज़ें क्लियर भी होंगी। ठीक है, कोशिश तो कर रहा हूँ यार अच्छे से समझाने की, है ना। और मेरे हिसाब से मैं उस चीज़ों में सक्षम भी हो रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। रात के 9:30 बज चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।